रिवीजन, ठीक है। और बढ़िया एक्ट है, शानदार एक्ट है, क्वेश्चंस आने चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं एक्ट को फटाफट से। देखो जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है बेसिकली, क्या किस बारे में है ये एक्ट, इसके बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। बच्चावाड़ी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक्ट का जो नाम है, एक्ट का नाम आप देख सकते हो बच्चावाड़ी, एक्ट का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। 9 दिसंबर को ये आया है, 1 मार्च को एप्लीकेबल हुआ है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है स्टार्टिंग से ही, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। सर पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। देखो भैया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एज सच तो कोई डेफिनेशन मिलती नहीं देखने में, बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया हुआ है सामने, आप देखना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ईदर पेबल टू ऑर्डर और बियरर। मतलब कुल मिला के अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 13 की, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। पहली बात प्रोमिसरी नोट, दूसरी बात बिल, तीसरी बात चेक। या तो पेबल होगा टू ऑर्डर और टू बियरर, समझते हैं, इसमें बात करते हैं। बट एक बात तो पढ़ के आती है समझ में सेक्शन 13 की कि भैया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होंगे। कौन कौन से। पहला होगा प्रोमिसरी नोट, सेकंड होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड होगा चेक। 3 तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स क्या हैं, बात को समझना जरा, ठीक है, और इसी में से मीनिंग निकालेंगे। फीचर्स तो कई सारे हैं, सब पे बात करेंगे, लेकिन एक प्रोविजन को मैंने तोड़ के यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट बोना फाइड फॉर वैल्यू नॉट स्टैंडिंग डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द प्रायर पार्टी। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां ओनरशिप आएगी उस व्यक्ति के पास जो लेगा उस इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में। बेटा बोना फाइड का मतलब होता है गुड फेथ। कैसे लेगा, फॉर वैल्यू मतलब फॉर कंसिडरेशन। भले ही पिछली पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव क्यों ना हो। अब सर आप बोलोगे तो पूरा बाउंसर जा रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, सबको समझ में आएगा। ये एक बालक है टोनू, ये अपने पापा के पास गया, कहता जी मुझे फोन चाहिए, आईफोन चाहिए मुझे 15। ठीक बात है। पापा ने मम्मी से बात की और फिर दोनों हो गए हावी। ये देखो बेचारा खून क्या शुरू हो रहा है, लेकिन ये बच्चा बड़ा जज्बे वाला है। माता पिता ने डांट लगाई, लेकिन बच्चा पिघला नहीं, कहता है फोन तो मैं लेके रहूंगा। आप नहीं दिलाओगे तो क्या मैं फोन नहीं ले सकता। आप बच्चे के कारनामे देखिए। पापा ने कहा बेटा ऐसे नहीं चलेगा। वन फाइन डे टोनू ने देखा उसके पापा के पैंट में एक चेक पड़ा हुआ है। उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, उसने चेक जो है पापा की जेब से चोरी कर लिया। आए है उसमें पापा के जो साइन है वो एकदम बढ़िया तरीके से हुए थे। पापा ने साइन किया हुआ था, बच्चे ने चोरी कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, पापा का साइन किया हुआ चेक अगर बच्चा चोरी करेगा तो टाइटल वैलिड होगा या डिफेक्टिव होगा। भैया टाइटल मतलब होता है ओनरशिप, बेटा टाइटल होगा डिफेक्टिव। अगर पापा का चोरी किया हुआ चेक, साइन किया हुआ चेक बच्चा चोरी कर लेगा तो टाइटल डिफेक्टिव होगा ना बच्चे। लेकिन एक बात समझिए, बच्चा तो अपने जज्बे में कायम है भाई, बच्चा पिघलने वाला नहीं है। बच्चा गया एक मासूम आदमी की दुकान में। इस मासूम आदमी का नाम है एओ। शक्ल से ही मासूम लग रहा है, देखो कितना मासूम लग रहा है। इतना मासूम व्यक्ति संसार में ही कहाँ मिलेगा आपको। ये लो भैया, ये चश्मा भी पहना दिया इसको। ये एओ के दुकान में गया, लहरते लहरते कहता है भैया आईफोन दे दो 15। एओ ने कहा बेटा पैसे, कह रहा पैसे की बात मत करो, पैसे बहुत है, मुझे प्यार चाहिए। नहीं पैसे बहुत है, मुझे आईफोन चाहिए। इसने चेक दिया पापा का चोरी वाला, एओ लिख दिया भैया 90,000 रुपये का फ़ोन है, 90,000 रुपये लिख दिया। साइन तो पापा के पहले से थे, साइन तो पहले से किए थे पापा ने इसके, ठीक है। जो चेक पापा से चुराया उस चेक पे ओनरशिप वैलिड तो होगी नहीं, डिफेक्टिव ओनरशिप होगी। लेकिन दुकानदार के पास गया और वो चेक दे दिया। चेक क्यों दिया भैया, चेक दिया ताकि दुकानदार से फ़ोन लिया इसने। अब दुकानदार का नाम लिख दिया एओ। बेटा एओ का नाम लिख दिया ना इंस्ट्रूमेंट में, एओ बन जाएगा होल्डर। पहली बात, क्या मुझे पता है बच्चा क्या गुल खिला के आया घर से? क्या बच्चे की करतूते कुकर्म मेरे को पता है? नहीं बेटे, मैं तो भोला हूं, मुझे तो पता ही नहीं बच्चा क्या बदमाशियां कर रहा है। बच्चा तो भैया कुकर्म करके आया घर से, बच्चे ने पापा के जेब से चेक चुरा लिया। बताओ, बड़ी बुरी हालत है।
कलयुग है बेटे, कलयुग, गुड फेथ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या एओ को आपने चेक गिफ्ट के तौर पे दिया? क्या एओ के जन्मदिन में गए थे आप जो आपने चेक पकड़ा दिया? बेटा एओ को आपने चेक क्यों दिया है? एओ को आपने चेक दिया कि एओ ने आपको आईफोन 15 दिया है, मतलब एओ यहां काम कर रहा है फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू का मतलब होता है बच्चे, मुझे कुछ मिला इसलिए मैंने आपको कुछ दिया। ये जो टोनू है ना बेटा, टोनू को फोन मिला इसलिए टोनू ने आपको चेक दिया। मतलब जो मैं हूं ना बेटा, मैं होल्डर भी हूं, मैं बेचारा मासूम गुड फेथ में भी हूं, और मैं फोन दे रहा हूं, उसके बदले में चेक मिल रहा है, फॉर वैल्यू काम कर रहा हूं। अगर एक होल्डर तीनों कंडीशन पूरी करेगा, वो होल्डर भी होगा, गुड फेथ में भी काम करेगा, फॉर वैल्यू भी काम करेगा, तो उस होल्डर को होल्डर नहीं एचडीसी बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलेंगे लाला जी? उसे बोलेंगे लाला जी होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक बात हमेशा ध्यान रखिए मेरी, ठीक है? अगर ये आईफोन 15 आपने दे दी और आपको चेक मिल गया, इसके पास टाइटल डिफेक्टिव है, भले ही इसके पास टाइटल डिफेक्टिव है, अगर बेटा आप एचडीसी हो तो एचडीसी के पास वैलिड टाइटल जाएगा, एचडीसी के पास वैलिड टाइटल जाएगा। In spite of the fact that the title of the prior party is defective, if the subsequent party the holder in due course, he will acquire a valid title। मतलब भले ही पिछली पार्टी के पास टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन अगर अगली पार्टी एचडीसी होगी ना तो डिफेक्टिव टाइटल विल टर्न इनटू वैलिड टाइटल। मतलब मैं उस चेक को क्लियर करा के बैंक से पैसे ले सकता हूँ, और टोनू के पापा के पास मेरे अगेंस्ट कोई राइट नहीं होगा, क्योंकि मैं एचडीसी हूँ। एचडीसी विल एक्वायर अ गुड टाइटल। पढ़ते हैं ना सेल ऑफ गुड सेगमेंट, नेवर डेट कॉड नॉन हैबिट, कब एक नॉन ओनर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। वैसे ही पॉइंट तो है यहाँ पे, टोनू खुद तो ओनर नहीं है, लेकिन मुझे चेक में अधिकार दे सकता है। यही ऊपर लिखा है बेटा, क्या लिखा है? द प्रॉपर्टी इन विच, मतलब ओनरशिप मिलेगी किसी ऐसे व्यक्ति को जो काम कर रहा है गुड फेथ में, जो काम कर रहा है फॉर वैल्यू, भले ही पिछली पार्टी के हाथ में टाइटल डिफेक्टिव क्यों ना हो, अगली पार्टी के पास टाइटल वैलिड जाएगा। बस कंडीशन ध्यान रखना, बोनाफाइड फॉर वैल्यू, मैं फिर कह रहा हूं गुड फेथ फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू मतलब आप किसी के मुंडन में गए, आपने 501 रुपये का चेक दे दिया, क्या आपने फॉर वैल्यू चेक दिया? नहीं सर, मैं तो 3 प्लेट खाना खाया था, फॉर वैल्यू नहीं हुई। अरे बेटा, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो नहीं खा के आया, मैं तो गया मुंडन में गया, मुंडन देखा, बच्चे को रोते हुए देखा, लिफाफा लेके आ गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला ना। तो मैंने जो चेक दिया है बच्चे के पापा को, वो फॉर वैल्यू नहीं दिया, ठीक है? वो पापा उसके एचडीसी नहीं है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। होल्डर का मतलब क्या होता है? हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं होल्डर। ठीक, कहता है सर ध्यान रखिए, एचडीसी विल गेट अ गुड टाइटल इवन दो द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज डिफेक्टिव। ठीक है, अब मुद्दे वाली बात, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एचडीसी के पास गुड टाइटल आएगा इवन दो द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज डिफेक्टिव। और हु इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर? होल्डर कैन रिकवर द मनी इज ओन नेम, ऊपर पढ़कर आए। सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, मैंने एक प्रोमिसरी नोट बनाया ए के फेवर में, क्या ए बी को ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल। क्या बी सी को ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल। सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। सर कितनी बार ट्रांसफर करेंगे? अनलिमिटेड टाइम्स। ए बी को करे, बी सी को करे, सी डी को करे, कोई कितनी बार भी करे, इट इज ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम, कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकता है। सर 4 ही फीचर्स हैं? नहीं भाई, 4 फीचर्स और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जैसे आप प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, 4 फीचर और क्लब कर देंगे, 8 फीचर बन जाएंगे। ठीक है, गुड टाइटल एचडीसी को मिलेगा, होल्डर कैन रिकवर द मनी, फुली ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम। ठीक है, ये भी सिर्फ बेसिक पढ़ा है। अब शुरू करेंगे बेसिक के बाद भाई प्रोमिसरी नोट, बेसिक हो गया डन। अब आते हैं पीएन में। पीएन क्या बोलता है देखिए, मैं आपको स्पेसिमेन दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कहता है भैया 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मलिक जी और ऑर्डर द सम ऑफ 1000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये है भैया प्रोमिसरी नोट। ठीक, ये बनाया है मैंने और मैंने यहां साइन कर दिया। ठीक,
ध्यान से देखिए, इसी में सारी कहानी खत्म हो जाएगी। बेटा दो पार्टी है, एक वो पार्टी है जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, उसे बोलेंगे मेकर, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे मलिक जी, मलिक जी, मलिक जी, इन्हें बोलेंगे बेटा पेई। पेई का नाम लिखा होना चाहिए। सर अभी तो आपने कहा ये होल्डर है, बेटा ये पेई प्लस होल्डर है। मतलब सर मलिक जी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलिक जी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू नकुल जी। अगर नकुल जी को ट्रांसफर करते हैं मलिक जी, तो नकुल जी होल्डर बन जाएंगे, तो गुड फेथ में एचडीसी बन सकते हैं। अगर मलिक जी ने नकुल जी को ट्रांसफर कर दिया ना, तो नकुल जी होल्डर तो बन जाएंगे, लेकिन पेई हमेशा मलिक जी रहेंगे। पेई हमेशा वही रहता है बेटा, होल्डर बदलता रहेगा। तो जब तक मलिक जी के नाम पे इंस्ट्रूमेंट है, मलिक जी पेई भी है और होल्डर भी है। जैसे ही मलिक जी ने ट्रांसफर किया, मान लो मलिक जी ने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू नथुलाल, ट्रांसफर टू नथुलाल। अब नथुलाल को ट्रांसफर कर दिया, नथुलाल क्या बन गया? नथुलाल बन गया होल्डर। नथुलाल ट्रांसफर कर रहा है छोटू लाल को, छोटू लाल क्या बन जाएगा? होल्डर। मैंने भी पहले पढ़ा है, कितनी बार भी ट्रांसफर करिए कोई दिक्कत नहीं है, होल्डर बदलते रहते हैं, पेई सेम रहता है, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, ये प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, इसको साइन कौन कर रहा है? साइन तो कर रहा हूँ भैया, मैं ही साइन करूंगा, ये मलिक जी तो साइन करेंगे नहीं, तो इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, ठीक है। ओरल होगा रिटर्न होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, रिटर्न होगा। ये तो पूछने वाली बात थोड़ी है, ठीक है। मैंने कहा आज से 3 महीने के बाद मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। मैंने कहा आज से 3 महीने के बाद, कहीं ना कहीं मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, एक्सप्रेस प्रॉमिस कर रहा हूं, मलिक जी को मैं पैसे दूंगा। बच्चों मान लो अगर मैं ये कहता कि मलिक जी मैं मानता हूं मैंने आपसे 1000 रुपए लिए, आई एक्नॉलेज दैट देयर इज एन इंडेटनेस, प्रॉमिसरी नोट नहीं मानेंगे। जब तक क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में नहीं लिख दोगे कि आई प्रॉमिस टू पे, तब तक प्रॉमिसरी नोट नहीं मानेंगे। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ ये बता देना कि हाँ भैया पैसे बचे हुए हैं, नहीं मानेंगे। कह रहा है देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, मैं कहता हूं मैं आज से 6 महीने के बाद आपको मोबाइल फोन दूंगा, प्रॉमिसरी नोट वैलिड है ना? मैं कहता हूं आज से 3 महीने के बाद 50,000 रुपए प्लस एक बाइक दूंगा, नोट वैलिड है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेटा नोट बनेगा, ध्यान रखिए, ओनली फॉर मनी ओनली, फॉर मनी ओनली, ठीक बात है। मैं कहता हूं मैं आपको पैसे दूंगा 8,000 से 15,000 के बीच में, कुछ भी, क्या अमाउंट सर्टेन है? नहीं। नोट वैलिड होगा? नहीं। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, नोट के केस में द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। अमाउंट कैसा होना चाहिए लाला? अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। इतना क्लियर है? एक बात और ध्यान रखिए, एक पोस्टल स्टैम्प लगनी जरूरी है, डाक टिकट कहते हैं इसे हम, एक पोस्टल स्टैम्प लगनी जरूरी है, उसके ऊपर साइन करेंगे, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, ठीक। एक बात और भाई, पेई का नाम मैंने आपसे कहा, पेई का नाम होना जरूरी है, द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी सर्टेन। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे, पेई का नाम क्लियर कट लिखना पड़ेगा, क्लियर कट, ठीक। एक बात और समझ में आती है भैया, ये जो प्रोमिसरी नोट है इसमें चाहे तो आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन का सर्टेन होना चाहिए। मतलब मैं आपसे कहता हूं सलमान खान की शादी के 20 दिन के अंदर पैसे दूंगा, नोट वैलिड नहीं है। क्यों? शादी एक अनसर्टेन कंडीशन है, क्या पता हो क्या पता ना हो। मैं कहता हूं मिस्टर एक्स की डेथ के 15 दिन के अंदर पैसे दूंगा, मृत्यु निश्चित है, भले ही समय अनिश्चित हो सकता है, बट डेथ इज सर्टेन। जिंदगी बेवफा है, साथ छोड़ के जाएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, तो मौत तो होनी है सर।
तो अगर मैं कहता हूँ एक्स के मरने के 15 दिन के अंदर पैसे दूंगा, वो सर्टेन कंडीशन है, नोट वैलिड होगा। लेकिन मैं कहता हूँ सलमान खान की शादी के 15 दिन के अंदर पैसे दूंगा, नोट वैलिड नहीं है। ध्यान रखना बच्चा बाड़ी, ये जो है ना, ये अनकंडीशनल कहते हैं। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं कि कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन होगी, देयर कैन बी कंडीशन, बट कंडीशन मस्ट बी सर्टेन कंडीशन होनी जरूरी है। ठीक, तो तोड़ते हैं जरा एक करके। सबसे पहली बात ये होना चाहिए रिटन। आओ जी निकालते एक करके। इट मस्ट बी रिटन, पहली बात। दूसरी बात, there must be express promise to pay. The pay must be certain. To pay money only. Signed by the maker. It must be stamped. Amount must be certain. There is an unconditional. ठीक है, ये 8 फीचर्स हैं। किसके फीचर्स हैं? 8 फीचर है बेटा प्रोमिसरी नोट के। देखो प्रोमिसरी नोट में सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखिए, सिर्फ 3 चीजें। पहली बात फीचर्स देखें एक बार फटाफट से, देखिए। ओरल प्रॉमिस चलेगा नहीं, ओरल प्रॉमिस चलेगा नहीं। ठीक, जो प्रॉमिस है वो होना चाहिए आपका रिटन प्रॉमिस। ठीक है, रिटन। दूसरी बात, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। सिर्फ बोल देना कि हाँ मैं मानता हूं मैंने आपसे पैसे लिए, बात वैलिड नहीं है। अनकंडीशनल में कह रहा है कंडीशन तो लग सकती है लेकिन सर्टेन होनी चाहिए। टाइम अनसर्टेन हो सकता है कि हाँ डेथ तो कभी हो सकती है, आज नहीं, 3 महीने 10 साल के बाद, लेकिन मृत्यु होनी निश्चित है, नोट वैलिड है। साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम, पे मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। एक पॉइंट और है, टू पे मनी ओनली। ये हो गई भाई सारी की, ये हो गई आपकी सारी के सारे फीचर्स। किसके फीचर हो गए भाई? ये फीचर्स हो गए हैं प्रोमिसरी नोट के। ठीक है, दूसरी बात जो आपको पढ़नी है प्रोमिसरी नोट में बेटा, वो पढ़ना है पार्टीज कितनी है? मेकर और पे। जो बनाएगा उसे बोलेंगे मेकर, जिसको पैसे मिलने हैं उसे बोलेंगे पे। अब मीनिंग पढ़ ले, अब आप मीनिंग पढ़िए। मीनिंग कुछ नहीं, फीचर्स को जोड़िए, मीनिंग तैयार है। जैसे कि प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल, कंडीशन हो सकती है लेकिन सर्टेन होनी चाहिए। साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम, फोर्थ, ऑफ मनी ओनली। या तो मलिक जी को या मलिक जी के कहने पर नकुल जी को। टू अ सर्टेन पर्सन, मलिक जी या मलिक जी के कहने पर नकुल जी को। 6B, ये मीनिंग हो गई। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन, ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन। हो गया, नोट डन। ठीक है, 3 बातें ध्यान रखनी, मीनिंग, पार्टीज, फीचर्स। ये डन, नोट डन, हलवा है। चलिए जी, अब बढ़ाते हैं कहानी को आगे। अब बढ़ते हैं फटाफट से बिल ऑफ एक्सचेंज की बात। देखो भैया, पी ने गुड्स बेचे क्यू को उधार में, बिल्कुल ठीक बात है। क्यू ने गुड्स बेचे आर को उधार में, बिल्कुल ठीक बात है। क्यू कहता है आर से कि तुम मुझे पैसे देगा, फिर मैं पैसे पी को दूंगा। इससे बढ़िया तो एक काम करना भाई, तो सीधे पैसे किसको पे कर दे? पी को। यहां पे क्यू ऑर्डर देगा आर को, ऑर्डर, प्रॉमिस नहीं करेगा। प्रोमिसरी नोट में आप प्रॉमिस कर दे, आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 1000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीट, वहां प्रॉमिस था, यहां ऑर्डर है। ऑर्डर कौन करेगा? क्यू। किसको ऑर्डर करेगा? आर को, कि पैसे किसको देने हैं? पी को। जो ऑर्डर करेगा ना भाई, यहां 3 पार्टी है, वहां 2 थे, उसे कहते हैं ड्रॉर। जिसको ऑर्डर करेगा उसे बोलेंगे ड्रॉई, और जिसको पैसे मिलने एज इट इज आपको पता है उसे बोलेंगे पेई। लेकिन आर कह सकता है ना सर कि भाई जब मैंने तुझे पैसे देने हैं तो मैं फिर इसको पैसे क्यों दूं? मैंने जानता ही नहीं पी को तो मैं जानता ही नहीं, मैं पी को पैसे क्यों दूं? तो कहते हैं भाई ध्यान रखिए, इस केस में ड्रॉई की एक्सेप्टेंस जरूरी है, और जैसे ड्रॉई एक्सेप्टेंस देगा वैसे ही क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। तो पार्टी तो 3 ही होंगी, ड्रॉर जो ऑर्डर पास करेगा, जो बिल बनाएगा, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल बनाएगा, मतलब ऊपर मतलब ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर और पेई। ठीक, बिल ऑफ एक्सचेंज 2 तरह से बनता है, ये है पहला तरीका। सेकंड तरीका देखिए, मान लो ये ए है, ये गुड्स बेच रहा है 50,000 के उधार में बी को। बी से कहता है पेमेंट कब करेगा? बी ने कहा 3 महीने में। तो ए क्या करता है, अपनी दुकान से एक इंस्ट्रूमेंट बना के लाता है,
उसमें लिखा होता है कि ए के बोलने पर आज से 3 महीने के बाद बी उसे 50,000 रुपये देगा। ए के बोलने पर आज से 3 महीने के बाद बी उसे 50,000 रुपये देगा। तो यहाँ बनाया किसने है? ड्रॉर ए ने बनाया ना। एक्सेप्टेंस कौन देगा? बी, ड्रॉई है। तो पैसे किसको मिलेंगे? ए को। मतलब दूसरे केस में ड्रॉर और पेई सेम पर्सन भी हो सकते हैं। बनाया है ए ने, पैसे भी ए को मिलने हैं, तो ड्रॉर और पे ये हो गया और ये कहलाएगा ड्रॉई। 2 तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। पहला केस आपके सामने जहां 3 लोग हैं और 3 पार्टी हैं। ड्रॉर अलग व्यक्ति है, ड्रॉई अलग व्यक्ति है, पे अलग व्यक्ति है। यहाँ ड्रॉर और पे सेम है, ड्रॉई अलग है। ठीक, देखो जी बिल ऑफ एक्सचेंज का ये स्पेसिमेन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, साइन कर दिया मैंने। पहला पॉइंट, वही पॉइंट बनेंगे, साइन बाय द मेकर, साइन बाय मेकर। ठीक, एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई, ड्रॉई की एक्सेप्टेंस जरूरी है सर, ड्रॉई की एक्सेप्टेंस जरूरी है। ठीक, फॉर मनी ओनली, काफी सारे पॉइंट सेम रहेंगे। ठीक, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। राइटिंग में होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज भी, और अनकंडीशनल भी होना चाहिए, और स्टैम्प तो आपको दिख ही रही है, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। पे मस्ट बी सर्टेन, यहाँ पे कौन है? राम। भाई मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ ना, अंकित उब्रॉय, तो मैं ड्रॉर हूँ। एक्सेप्टेंस चिंटू देगा, चिंटू पैसे देगा, पैसे किसको मिलेंगे? राम को। पे टू राम, पे टू राम मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, किसको ऑर्डर कर रहा हूँ? चिंटू को। चिंटू एक्सेप्टेंस देगा। तो पहली बात राइटिंग में होना चाहिए, दूसरी बात पे का अमाउंट नाम सर्टेन होना चाहिए, तीसरा मनी के लिए दोगे, चौथा अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, पांचवा अनकंडीशनल होना चाहिए, छठवां 6 स्टैम्प्ड होना चाहिए, 7 साइन बाय द मेकर, एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। तो देखो जी ये सारी कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। और ध्यान रखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, वहाँ प्रॉमिस था ना, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर टू पे। तो वहाँ 8 पॉइंट थे, यहाँ 9 पॉइंट है। पार्टीज 3 है, वहाँ पार्टीज 2 थी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पहले यहाँ देखो एक बार, फीचर्स, राइटिंग, ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल, ड्रॉर, सर्टेन सम, पे मस्ट बी सर्टेन, स्टैम्प्ड। एक पॉइंट आ जाएगा एक्सेप्टेंस जरूरी है भाई ड्रॉई के द्वारा, और फॉर मनी ओनली। ये सारी कंडीशन पूरी होंगी ना तो जाके बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। ये है फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये है पार्टीज। ठीक है, और ये है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग वही है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइंड बाय द मेकर, वहां था अनकंडीशनल प्रॉमिस। ठीक है ना, साइन बाय द मेकर। ठीक है, और टू पे अ सर्टेन सम, किसको देंगे? ऑफ मनी ओनली। ठीक है, बात को समझना जरा ध्यान से। अभी मैं आपको बियरर वाला कंसेप्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए हमेशा, यहाँ पर नोट के अंदर, बिल के अंदर देखो जी, बिल में क्या होता है एक बात समझना, जब तक आर ने एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक तो पी के पैसे क्यू को ही देने थे, क्योंकि आपने गुड्स लिए तो पैसे तो आप ही दोगे ना भाई। तो बिफोर एक्सेप्टेंस ना क्यू की लायबिलिटी थी प्राइमरी, लेकिन एक बार बिल एक्सेप्ट हो गया तो फिर पी के पैसे तो आर देगा, तो आफ्टर एक्सेप्टेंस इसकी लायबिलिटी प्राइमरी हो जाएगी, किसकी? ड्रॉई की। हाँ, अगर आर ने पैसे नहीं दिए पी के तो भैया क्यू को तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि ओरिजिनली तो गुड्स क्यू ने खरीदे हैं पी से। तो अगर आर पैसे नहीं देगा तो फिर पैसे कौन देगा? क्यू। तो ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेंस जाने के बाद इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, फ्री हो गया। एक्सेप्टेंस के बाद इसकी लायबिलिटी हो जाएगी सेकेंडरी। तो एक्सेप्टेंस से पहले प्राइमरी है क्यू की लायबिलिटी, जैसी एक्सेप्टेंस हो जाएगी प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉई की होगी। अगर ये पैसे नहीं देगा तो फिर आप पैसे देंगे, तो इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। ठीक, पार्टीज देखिए, हु ड्रॉज द बिल, ठीक है, जो बनाएगा उसे कहते हैं ड्रॉर। इसकी लायबिलिटी प्राइमरी, अनकंडीशनल होगा, मिसप्रिंट है, अनकंडीशनल प्राइमरी जब तक बिल एक्सेप्ट होता है, और एक बार बिल एक्सेप्ट हो गया तो सेकेंडरी। द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ये लैंग्वेज ध्यान रखना, ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ड्रॉई। एक्सेप्ट होते ही क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर, और वो लायबल होगा पेमेंट के लिए। और उसकी लायबिलिटी कैसे होगी? प्राइमरी और अनकंडीशनल।
ठीक। और पेई तो आपको पता है हु इज नेम्ड इन द बिल, जिसका नाम बिल में लिखा उसे क्या बोलेंगे, पेई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया भैया मीनिंग, पार्टीज, फीचर्स। अच्छा ये बताओ फटाफट से डिफरेंस क्या आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। देखो भैया बिल ऑफ एक्सचेंज में है ऑर्डर टू पे, यहाँ है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ है प्रॉमिस टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। नाम लिखने पड़ेंगे, यहाँ 2 पार्टीज हैं। ठीक बात है। साथ में ध्यान रखिए तीसरा पॉइंट, यहाँ एक्सेप्टेंस जरूरी है इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं लगती। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं, दे कैन बी सेम बिल ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ मेकर और पेई कभी भी सेम नहीं हो सकते। कैसे होंगे सर आप बताओ। मेकर एंड पेई कैन नॉट बी सेम, दे कैन नॉट बी सेम। ठीक। एक बात और है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर एक्सेप्टेंस ड्रॉअर की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी हो जाती है, अभी पढ़ाया मैंने आपको। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में हमेशा मेकर की लायबिलिटी कैसी होगी, हमेशा मेकर की लायबिलिटी होगी प्राइमरी, ऑलवेज, क्योंकि पार्टी एक ही है ना, और 2 पार्टीज तो है नहीं पेमेंट करने के लिए, जो मल्टीपल पार्टीज के लिए बढ़ जाएगी प्राइमरी सेकेंडरी, और तो प्राइमरी लायबिलिटी होगी। ये हो गया भैया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं ज़रा चलते हैं चेक की तरफ। चेक की कहानी क्या बोलती है देखिए। देखो जी, अगर आपने चेक देखा हो, पहले कुछ भी पढ़ा उससे पहले चेक बना देता हूँ एक। अगर आप चेक देखिए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पे टू राजू ₹101। राजू की शादी में गया मैं, ये मैंने साइन कर दिया अपने। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ भी 3 पार्टी हैं। मैंने चेक फिल किया है, मेरा चेक है, मुझे बोलेंगे ड्रॉअर। एक्सिस बैंक पैसे देगा, ये बनेगा ड्रॉई। पैसे राजू को मिलेंगे, इसे बोलेंगे पेई। जो चेक बनाएगा भरेगा वो ड्रॉअर, बैंक इज द ड्रॉई एंड ही इज द पेई, राजू। बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी को भी ड्रॉई बना सकते हैं, लेकिन चेक में हमेशा ध्यान रखिएगा ऑलवेज बैंक इज द ड्रॉई, वो भी स्पेसिफाइड बैंक। अगर एक्सिस बैंक का चेक है तो भैया पेमेंट एक्सिस बैंक ही करेगा ना। ओनली एंड ओनली स्पेसिफाइड बैंक कैन मेक द पेमेंट, स्पेसिफाइड बैंक ही ड्रॉई बनेगा, ये बात ध्यान रखिए। और कोई ड्रॉई नहीं बन सकता है, ओनली स्पेसिफाइड बैंक कैन बिकम द ड्रॉई, ओनली स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है, अब बताओ एक्सिस बैंक का चेक है तो क्या एचडीएफसी पेमेंट कर देगा क्या? पेमेंट तो यही करेगा ना, स्पेसिफाइड बैंक। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको बिल में एक चीज दिखाता हूं। देखो 2 स्पेसिमेन दिखेंगे आपको। पहले स्पेसिमेन में लिखा है 3 months आफ्टर डेट पे टू राम, आज से 3 महीने के बाद राम को 500 रुपये देने हैं। इसे बोलते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम निर्धारित है। ऊपर वाले में देखिए, जब पैसे मांगेगा ऑन डिमांड पे टू राम, जब पैसे मांगेगा तब पैसे दीजिए, इसे बोलते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये है भैया टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये है भैया डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आज से 3 महीने के बाद दे दीजिए पैसे, और ऊपर से जब मांगेगा तब पैसे देंगे, जब मांगेगा तब। एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप, चेक के केस में ना ऐसा तो लिख नहीं सकते ऑन डिमांड 3 months आफ्टर डेट। एक डेट लिख देते हैं भाई कि ये मान लो डेट कोई भी लिख दी, ये लिख दिया भैया 11 दिसंबर 2024। चेक इस दिन प्रेजेंट करोगे या मैक्सिमम इसके 3 महीने तक। कोई भी चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, ध्यान, 3 महीने के बाद वो चेक बेकार हो जाएगा, उसकी कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं है, वो नल एंड वॉइड है, मतलब एक कागज का टुकड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 महीने तक वैलिड है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। एक बात बताओ, मैंने राजू को चेक दे दिया, क्या बैंक को सपना आ रहा है मैंने चेक दिया राजू को, क्या बैंक पैसे लेके आपके घर आएगा? राजू को चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा सर बैंक में। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अच्छा, टाइम इंस्टॉलमेंट पता क्या होता है? मान लो मैंने बनाया प्रॉमिसरी नोट,
मैंने बोला आज से 3 महीने के बाद मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। आप 3 महीने बाद पैसे मांगो या ना मांगो, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है आपको 5,000 रुपये आपके घर पहुंचाने का, आपकी दुकान पहुंचाने का। मैं 5,000 रुपये आपको दूंगा, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन चेक में जब तक पैसे मांगोगे नहीं बैंक से, मतलब प्रेजेंट नहीं करोगे पैसे का, चेक इज ऑलवेज पेपर ऑन डिमांड, ऑलवेज पेपर ऑन डिमांड। क्या दिए देखो, ये मीनिंग है चेक की, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ चेक। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise on demand, मतलब it is always payable on demand। आगे लिखा भी हुआ ब्रैकेट में, it is always payable on demand। bill of exchange drawn on a specified banker, not expressed to be payable otherwise than on demand, ठीक है। ये एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि 3 पार्टी है, वहां भी 3 थी, यहाँ भी 3 है। स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा हमेशा, और अदरवाइज ऑन डिमांड तो पेबल होगा ही नहीं, मतलब इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ठीक। एक बात ध्यान रखिए, जहां तक चेक के फीचर्स की बात है, यहां भी राइटिंग में होगा, ऑर्डर होगा, सब कुछ सेम है ना यार। अनकंडीशनल, साइन बाय ड्रॉयर, सर्टेन सम, मनी ओनली, सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफाइड बैंकर, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। एक बात ध्यान रखिए, चेक जो है ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे फीचर्स कैरी करता है, दो छोड़कर। चेक सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑल द रिक्वायरमेंट्स यहां भी लिखी हुई है। चेक सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट, ना तो चेक में डाक टिकट, पोस्टल स्टैंप लगेगी, स्टैंप रबर स्टैंप वाला होती है, पोस्टल स्टैंप कह रहा हूं, पोस्टल स्टैंप नहीं लगेगी, और ना वहां पर एक्सेप्टेंस होगी। कह रहा है ध्यान रखिए, ऑल द रिक्वायरमेंट्स, दो को छोड़कर, दो कौन सी, दो, ना तो स्टैंपिंग होगी चेक में और ना वहां पे एक्सेप्टेंस होगी, दोनों ही नहीं होती इन द केस ऑफ चेक। बाकी चीजें सेम है। अच्छा, चेक की तो मीनिंग पढ़ी है अभी आपने, ठीक है, चेक की फीचर्स भी पढ़ लिया आपने। अच्छा, इसमें से ना 3-4 फीचर उठा के, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि जब मैं आपको फीचर पढ़ाऊंगा आगे प्रोमिनरी नोट, तो यहाँ जोड़ दो 4-5 पॉइंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर से याद है, अब जोड़ दो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस में होना चाहिए, राइटिंग में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों होगा, वाई भाई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा टू पे मनी ओनली। अरे वही आ गया ना, कॉमन पॉइंट डाल दो, सर्टेन सम, अनकंडीशनल, बस हो गया। 4 पॉइंट ये 4 ये जोड़ दो, 8-7-8 पॉइंट बन गए आपके। तो कुछ पढ़ना थोड़ी है, वो तो कॉमन फीचर निकाल दिया अपन ने, बिल के, नोट के और चेक के, उसमें डाल दिए। ठीक है जी, बढ़िया बात है। तो अब आते हैं चेक में वापस। चेक की पार्टीज कितनी, 3 पार्टीज है। जो बनाएगा चेक वो ड्रॉर है भैया, उसी की लायबिलिटी है पेमेंट करने की, ऑब्वियस सी बात है। जिसमें बनाएगा मतलब कि बैंक, उसे ड्रॉ ही बोलेंगे, पेमेंट करेगा, और जिसको पैसे मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे, पे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सेल्फ चेक भर दिया, मैंने यहाँ पे सेल्फ चेक सुना होगा आपने, सेल्फ चेक भर दिया 1,000 रुपये का। अब मैं ही ड्रॉर हूं, मैं ही पेई हूं। सेम कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, कि ध्यान रखिए जो पेई है ना, पेई ड्रॉर खुद भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी। अगर सेल्फ चेक भरेगा तो ड्रॉर खुद बन जाएगा पेई। अगर किसी और को देगा, मान लो मैंने राजू को दिया, पंचू को दिया, तो पंचू क्या है, थर्ड पार्टी। अगर मैं सेल्फ भर रहा हूं तो मैं खुद ही पेई हूं। तो ड्रॉर और पेई सेम पार्टी हो सकती है, जैसे बिल में थे वैसे यहाँ हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, चेक की मीनिंग हो गई। इसमें चेक की मीनिंग में 2 बातें लिखी हैं। कह रहे हैं चेक की मीनिंग में लिखा हुआ है, चेक इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। अब ये क्या होता है भाई, और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये क्या होता है सर। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज की, फिर बात करेंगे चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की, ठीक है। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं ड्रॉर हूं, मैंने एक चेक दिया है पंचू को। मेरा एक्सिस बैंक है, लक्ष्मी नगर ब्रांच, मान लो दिल्ली, ठीक है जी। पंचू का अकाउंट है ICICI बैंक छपरा बिहार। अब मैंने इसको चेक दे दिया, बाबूजी आया था दिल्ली, चेक लिया, चला गया बिहार। चेक यहां इसने डिपॉजिट कर दिया, इसे बोलेंगे कलेक्टिंग बैंकर। इसका बैंकर है ना ये, और मेरे बैंकर को क्या बोलेंगे, पेइंग बैंकर। मेरे बैंकर को आप क्या बोलेंगे, पेइंग बैंकर।
अब सवाल ये है साहब कि आईसीआईसीआई बैंक पेइंग बैंकर से पैसे मांगेगा ना, भैया पैसे दो, आपके कस्टमर का चेक है, पैसे दो पैसे दो। तो एक्सिस बैंक बोलेगा क्या सबूत है आपके पास कि आपके पास चेक है क्या, आपके पास चेक है क्या? तो भाई छपरा से चेक कोरियर थोड़ी करोगे दिल्ली, छपरा से कोई लड़का थोड़ी भेजोगे दिल्ली। अगर डिमांड करोगे दिल्ली वाले एक्सिस बैंक से तो पैसा तो मांगना पड़ेगा ना, वो तो प्रूफ तो मांगेगा आपसे। तो क्या करते हैं बेटा, ये छपरा वाला जो ब्रांच है ना, ये क्या करेगा, ये चेक को स्कैन करेगा। इट विल क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक इमेज, इट विल क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक इमेज, स्कैन करेगा चेक को। स्कैन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट हो जाएगी। वो जो स्कैन इमेज होगी वो स्कैन इमेज आपको भेजेगा। अब स्कैन इमेज आपके सामने आ गई, अब चेक कर लो और पेमेंट रिलीज कर दो। अगर स्कैन इमेज में कोई डाउट हो तो डाउट कंफर्म कर सकता है पेइंग बैंकर। उसके बाद भी डाउट लग रहा है कि यार इमेज ब्लर आ रही है, साइन नहीं दिख रहे, शेडो आ गई, अंधेरा आ गया, तो एक काम करो पेपर चेक मांग लो, फिर वो कोरियर करेगा पेपर चेक। तो कई बार देखना आप चेक पेमेंट में टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन बहुत बार आराम से पेमेंट हो जाती है। तो भैया क्या होता है कि स्कैन इमेज को आपको भेजना पड़ता है। अच्छा, बीच में कई बार क्या होगा, इनके बीच में होते हैं क्लियरिंग हाउस। ये देखो, अब इनके बीच में बैठा हुआ क्लियरिंग हाउस होगा इंटरमीडिएट, मिडिल मैन। तो क्या होगा कि ये पेपर चेक इसको भेज देगा कि भैया ये हमारे दिन भर के चेक हैं, ये हमारी ब्रांच पे लगे हैं। ये स्कैन करेगा सारे चेक को, और स्कैन करने के बाद फिर स्कैन इमेज इनको भेजेगा, फिर पेमेंट रिलीज करेंगे इनको। तो बहुत बार क्लियरिंग हाउस करता है स्कैन। सर स्कैन क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर स्कैनिंग? भाई ताकि फिजिकल मूवमेंट खत्म कर सके ना, ताकि फिजिकल मूवमेंट खत्म कर सके। फिजिकली चेक थोड़ी भेजोगे यार। तो substitute the further physical movement of check and writing, you will create an electronic image। और जैसे ही इस पेपर चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज आप क्रिएट करोगे, वैसे ही पेपर चेक क्या बन जाएगा, ट्रंकेटेड चेक। जैसे ही इस पेपर चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट होगी, क्या बन जाएगा, ट्रंकेटेड चेक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड चेक? ये है भैया पेपर चेक, ठीक बात है। अब पेपर चेक की जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट की, ये पेपर चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट होते ही क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ट्रंकेटेड चेक। ठीक है ना, ये बनेगा ट्रंकेटेड चेक। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड चेक? अब सामने देखना ध्यान से। ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक। ट्रंकेट का एक्चुअल मीनिंग पता है क्या होगा? डिक्शनरी मीनिंग संक्षिप्त कर देना, कॉम्पैक्ट कर देना, कम कर देना। विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, which is truncated during the course of clearing cycle। या तो क्लियरिंग हाउस करेगा या बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया। कब होगा ट्रंकेट? इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज। क्यों कर रहे हैं ट्रंकेट? फॉर ट्रांसमिटिंग द फिजिकल सब्स्टिट्यूटिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक एंड राइटिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड चेक? ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल। मतलब व्हेन, क्वेश्चन तो बनेगा ना, व्हेन, बाय द क्लियरिंग हाउस, बाय होम, और बैंक। ठीक, हाँ, तो कब बनेगा ट्रंकेटेड चेक? एट व्हाट मोमेंट? इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज। वाई? टू सब्स्टिट्यूट फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक एंड राइटिंग। तो व्हेन ट्रंकेटेड इन द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, बाय होम, बैंक, क्लियरिंग हाउस। कब? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज। क्यों? ताकि फिजिकल मूवमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सके। ये है ट्रंकेटेड चेक। ठीक है, तो कहता है, अगर आप मीनिंग को दोबारा देखिए, मीनिंग में क्या दिया हुआ? मीनिंग में दिया भैया, जैसे ही ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट करेंगे, वो ट्रंकेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भी चेक ही मानेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज चेक, उसे भी चेक ही मानेंगे। अच्छा, एक होता है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये क्या होता है भाई? कभी क्या किसी जमाने में फैसिलिटी चला करती है नेट बैंकिंग में। आपने नेट बैंकिंग की और लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, लॉगिन कर गया। अब आपने चेक क्रिएट कर दिया, चेक इमेज हो गया आपके सामने, सिस्टम में आ गया चेक को भर दिया, चेक को साइन कर दिया। साइन कैसे करेंगे सर? साइन करेंगे बाय द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। अब आपने देखी हो जमुना पर, तो उसमें DSC से बेचारा फंस जाता है आखिरी में। तो DSC को बचाने का एक तरीका, जैसे मेरी फॉर्म में DSC पड़ी हुई है मेरी, तो मेरा आर्टिकल DSC लगा सकते हैं।
तो उसका एक तरीका होता है बायोमेट्रिक भी लगा दो डीएससी में। बायोमेट्रिक मैंडेटरी नहीं, चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो मत लगाओ। बायोमेट्रिक मतलब अब उसमें एक हमने लगा दिया कि भाई मेरा थंब इंप्रेशन लगेगा तभी डीएससी एक्टिव होगा, थंब इंप्रेशन नहीं लगेगा तो डीएससी एक्टिव नहीं होगा। बायोमेट्रिक मतलब होता है बॉडी ऑर्गन की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। अब आधार आपने बनवाया तो आधार में बायोमेट्रिक लगता है, आपके पूरे पाम का इंप्रेशन लेते हैं, आई रेटिना का लेते हैं, उसे कहते हैं बायोमेट्रिक सिग्नेचर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना भाई, ये बना भी इलेक्ट्रॉनिकली, फिल भी इलेक्ट्रॉनिकली, साइन भी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, और इशू भी हुआ इलेक्ट्रॉनिकली। इन दोनों में फ़र्क है यार। ट्रंकेटेड चेक इज नथिंग बट अ पेपर चेक एंड हुज इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज क्रिएटेड। भाई पेपर चेक जो था स्कैन कर दिया तो आज से क्या बोलने लग गए ट्रंकेटेड, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो बला भी इलेक्ट्रॉनिकली है, साइन भी इलेक्ट्रॉनिकली, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली, फ़र्क है। लेकिन कह रहा है दोनों को ही चेक में इंक्लूड करेंगे। देखो मीनिंग दी हुई है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या है, ये बना है इट इज ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहली बात बना भी इलेक्ट्रॉनिकली है, बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या है, इंटरनेट, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या है, कंप्यूटर रिसोर्स है। साइन कैसे हुआ, कह रहा है साइन हुआ विद द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर भैया विद और विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर। तो ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स एंड साइंड विद डिजिटल सिग्नेचर, विद और विदाउट बायोमेट्रिक। ठीक है ना, ये तीनों कंडीशन पूरी होगी भाई, हम इसे बोलेंगे दिस इज टर्म्ड एज चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बढ़िया, डन है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कहानी लेकर चलते हैं आगे। अच्छा, चेक के बारे में क्या पढ़ लिया अपन ने, चेक की मीनिंग पढ़ ली, चेक में क्या कहेगा वो पढ़ लिया, ठीक है। चेक की पार्टीज पढ़ ली, चेक के फीचर्स पढ़ लिए, ट्रंकेटेड पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पढ़ लिया, सब हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करते हैं डिसऑनर ऑफ चेक की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है क्वेश्चन तो डिसऑनर से आना ही चाहिए। आइए ज़रा समझते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये ड्रॉअर है, इसके अकाउंट में बैलेंस है 553 रुपये, लेकिन इसने चेक दे दिया 50,000 रुपये का। अब अकाउंट में जब 500 रुपये हैं तो 50,000 का चेक कैसे क्लियर होगा भाई। पे ही गया मस्त घूमते घामते, बैंक ने पेमेंट रिजेक्ट कर दी ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, कि भैया पर्याप्त धनराशि नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर सकते, माफ करिए। अगर इनसफिशिएंट फंड्स के कारण आपने पेमेंट रिजेक्ट कर दी तो आप मानेंगे चेक डिसऑनर हो चुका है, और डिसऑनर होगा सेक्शन 138 में, ध्यान रखिएगा बच्चे। अगर चेक डिसऑनर होगा तो बेटा ध्यान रखना उस केस में लायबल कौन होगा, उस केस में लायबल होगा ड्रॉअर। यार जब पैसे नहीं है तो क्यों इशू कर रहे हो चेक, आप मुझे बताओ, व्हाई आर इशूइंग द चेक। तो भैया लायबल कैसे होगा बेटा, अगर चेक दे दिया और बाउंस कर गया तो देख सकते हैं आप सामने, ट्वाइस द अमाउंट मेंशन इन द चेक। कितने का चेक दिया, 50,000 का, 1 लाख रुपये फाइन लग सकता है और 2 साल की जेल, और दोनों ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और 2 साल की जेल, दोनों, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ग्राउंड कितने हैं भैया, मैंने बताया ग्राउंड है एक, इनसफिशिएंट फंड। सेक्शन 138 में तो भैया एक ही ग्राउंड है, इनसफिशिएंट फंड। लेकिन जैसे ही आप केस लॉ पढ़ते हैं, केस लॉ के अंदर आपको अदर ग्राउंड से मिल जाते हैं। पहला है स्टॉप पेमेंट। अभी स्टॉप पेमेंट क्या होता है सर, देखो स्टॉप पेमेंट जेन्युइन भी होती है। मान लो मैंने एक फ्रिज खरीदी, वो डिफेक्टिव निकल गई, लाते डिफेक्टिव निकली वो घर पे ही, मैंने चेक दिया था सेलर को, अब मैं चेक रोकना चाहता हूँ पेमेंट, तो मैं बैंक की ऐप में जा सकता हूँ। बैंक की ऐप में जाऊँगा, बैंक मुझसे बोलेगा भैया स्टॉप पेमेंट लगानी है, बोलूँगा लगानी है यार। कभी भी आप देखिए चेक में ना, ये देखो अगर आपने देखा हो ध्यान से, चेक में ये 6 डिजिट का नंबर लिखा होता है, दिख रहा है नीचे। अगर मैं स्टॉप पेमेंट लगाता हूँ तो मैं उस केस में 6 डिजिट का, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, वो मैं उस केस में 6 डिजिट का नंबर मेंशन करूँगा, 6 डिजिट का नंबर मेंशन कर दूंगा ना स्टॉप पेमेंट में, वो चेक रुक जाएगा सर। तो स्टॉप पेमेंट में क्या है, देखो जी स्टॉप पेमेंट में मैंने आपसे कहा कि 6 डिजिट का नंबर होता है, अब स्टॉप पेमेंट डालिए, लगा दिया। अब देखो एक बात बताओ, फ्रिज मैंने खरीदी, फ्रिज डिफेक्टिव निकल गई, स्टॉप पेमेंट लगा दी। लेकिन अगर विदाउट वैलिड रीजन आप गुड्स ले आए, सेलर को चेक दे दिया, और सेलर को चेक देने के बाद फिर स्टॉप पेमेंट लगा दी, तो सेलर के साथ तो धोखा हो रहा है ना सर।
अगर विदाउट वैलिड रीजन स्टॉप पेमेंट लगाई तो बेटा आप लायबल होगे 138 के अंदर, ध्यान रखना 2 साल की जेल हो जाएगी। यहां भी होगी, हाँ जी। फिर ठीक है, आपने किसी को चेक दिया और उसके बाद अकाउंट क्लोज करने के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी बैंक में, चेक तो क्लियर होगा नहीं, तो आपने गलत किया है सर, आप लायबल है 138 के अंदर, 2 साल की जेल, 2 गुना जुर्माना। अच्छा, आपने किसी को चेक दिया मंडे को, आपने कहा कल लगा देना ट्यूसडे को, ट्यूसडे की सुबह फोन करो, बाबूजी आज मत लगाओ फ्राइडे लगा देना, फ्राइडे फोन करो आज मत लगाओ अगले थर्सडे लगा देना। अगर आप पेई से एक बार भी ये कहते हो ना कि प्रेजेंट मत करो चेक, इट इज इक्विवेलेंट टू डिसऑनर, आप लायबल है 138 के अंदर। गजब हो गया सर, आपके खुद के साइन मैच नहीं कर रहे हैं, आप जेल जाओगे 2 साल तक के लिए, फ्रॉड मानेंगे ना सर। मतलब इनसफिशिएंट फंड तो यहां ग्राउंड है, यहां पे भी बेटा 4 ग्राउंड है, स्टॉप पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट, रिक्वेस्टिंग द पे नॉट टू प्रेजेंट द चेक और नॉन मैचिंग ऑफ सिग्नेचर। अगर आप हमारी मेन बुक देखेंगे तो हमने मेन बुक में ये पूरे केसेस जैसे साथ लिखा हुआ है, ठीक है भाई, कि कौन सा केस कहाँ लगेगा। आप ये देखो, जैसे स्टॉप पेमेंट का केस है, स्टॉप पेमेंट का ये है ईटी एंड टीडी क्रॉप लिमिटेड वर्सेस ईडी टेक्नोलॉजीज, ये क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन है, ठीक है, स्टॉप पेमेंट वाला। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हो पे से कि मत लगाओ चेक, कुछ हाँ मोदी सीमेंट्स वर्सेस कुचिल कुमार नंदी, तो पूरे केसेस हैं, तो ये सारे केस लॉ के अंदर डिसाइडेड है भाई, ध्यान रखिए, ये सब कुछ केस लॉ के अंदर डिसाइडेड है, ठीक है ना। चलिए, तो 5 ग्राउंड हो गए रीजंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी ये अभी रीजंस पढ़ कर आए डिसऑनर के, कंडीशन 6 हैं, 6 कैसे बताता हूं। पहले रीजन हो गए 5, ऊपर बढ़कर आए। आप तभी लायबल हो बेटा जब आपने चेक दिया होगा टू डिस्चार्ज डेट और लायबिलिटी। मैं किसी के बर्थडे में गया और चेक बाउंस कर गया, मैंने दिया उसको 100 रुपये का चेक और बाउंस कर गया, उसके पास मेरे अगेंस्ट कोई अधिकार नहीं है अगर बाउंस कर गया तो। अब मैंने डोनेशन के तौर पे 51,000 रुपये दिए, चेक बाउंस कर गया, सामने वालों के पास कोई अधिकार नहीं है। मैं ट्यूशन पढ़ने गया, एडवांस में टीचर को पैसे दे रहा हूँ कोचिंग में, अगर चेक बाउंस कर गया कोचिंग वाले के पास कोई अधिकार नहीं है। आप तभी लायबल हो बीइंग द ड्रॉअर जब आपने चेक दिया होगा टू डिस्चार्ज द डेट और लायबिलिटी, डेट खत्म करने के लिए। तीसरी बात, आप तभी लायबल हो बेटा जब पेई के कब तक प्रेजेंट करेगा, पेई प्रेजेंट करेगा 3 महीने के अंदर। अगर पेई ने 3 महीने के अंदर प्रेजेंट कर दिया, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर पेई ने 3 महीने के अंदर प्रेजेंट कर दिया तो वहां पे अगर चेक बाउंस कर गया तो जिस दिन पेई को पता चला कि बाउंस कर गया चेक, अरे भगवान चेक बाउंस हो गया, पेई जो है वो ड्रॉअर को नोटिस ऑफ डिसऑनर देगा 30 दिन के अंदर कि प्रभु तुम्हारा चेक बाउंस कर गया है। और जिस दिन ड्रॉअर को नोटिस ऑफ डिसऑनर मिलेगा, ड्रॉअर पेमेंट को रीअटेम्प्ट करेगा 15 दिन में, 15 दिन में। और अगर 15 दिन में रीअटेम्प्ट नहीं करता तो अगले 1 महीने में पेई कहां जाएगा, कोर्ट, ड्रॉअर के अगेंस्ट। इनसफिशिएंट फंड मतलब +4 मतलब 5 ग्राउंड होंगे, डेट लायबिलिटी खत्म करने के लिए दिया होगा, पेई कब तक प्रेजेंट करेगा, 3 महीने में। अगर चेक बाउंस कर गया तो जिस दिन पेई को पता चला है 30 दिन में देगा नोटिस ऑफ डिसऑनर, ध्यान रखना। ड्रॉअर पेमेंट को रीअटेम्प्ट करेगा 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन में ड्रॉअर पेमेंट को रीअटेम्प्ट नहीं करता तो बेटा आप कोर्ट जाओ 1 महीने के अंदर। मान लो आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर मिला, पेई ने आपको ड्रॉअर को नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया 1 मार्च को, तो कब तक पेमेंट को रीअटेम्प्ट करना है, ड्रॉअर रीअटेम्प्ट करेगा 16 मार्च तक, लास्ट डेट तो वही होगी पेमेंट रीअटेम्प्ट करने की। नहीं तो कब तक कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे 17 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक, अगले 1 महीने में कोर्ट जाएंगे आप, ठीक। 1-2 बातें जरूर ध्यान रखिएगा, 2 बातें। अगर आप मान लो मैंने चेक दिया भालू को, भालू कह रहा है बाबूजी मैं इनके यहाँ ना पेंटर था, मैंने दिवाली के पूरा घर वर पेंट किया, जब पैसे मांगे तो चेक दे, चेक बाउंस कर गया। अब भालू से अगर मैंने पेंट कराया है तो मतलब डेट है। मैंने कहा जज साहब पेंट वेंट कुछ नहीं कराया, झूठ बोल रहा है, इसके घर में शादी थी बेटी की, मैंने पैसे दिए थे, मदद कर रहा था, मैं डोनेशन दे रहा था। अगर मैं कह रहा हूं ना कि मैं डोनेशन दे रहा था
तो कोर्ट के अंदर मुझे साबित करना पड़ेगा। अगर ड्रॉर कुछ भी साबित नहीं कर पाया तो कोर्ट ये मानेगा हर एक चेक को इशू किया गया टू डिस्चार्ज डेट और लायबिलिटी, मतलब पेई के बल्ले बल्ले। अगर मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया तो ड्रॉर अगर कुछ भी साबित नहीं कर पाया तो कोर्ट ये मानेगा कि हर एक चेक जो इशू किया गया है वो लायबिलिटी खत्म करने के लिए ही किया गया है। मतलब ये प्रिजम्पशन है कि डेट और लायबिलिटी, कोर्ट ये मान के चलेगा, हाउस ऑफ लॉ ये मान के चलेगा कि हर एक चेक मान के चलेगा भैया किस लिए दिया गया है, डिस्चार्ज डेट और लायबिलिटी। वो आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, नहीं भैया हमने चेक लायबिलिटी के लिए नहीं दिया, उसकी बेटी की शादी थी, मदद की थी उसकी, मैं साबित करूंगा। अगर मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया, कोर्ट विल प्रिज्यूम कि चेक दिया लायबिलिटी खत्म करने के लिए। पहली बात, ये बात लिखी है 139 में, ध्यान रखना मेरी बात, ये बात लिखी है 139 के अंदर। कह रहा है जब चेक डिसऑनर होता है ना भाई, ये मान लिया जाता है कि होल्डर जो चेक मिला है वो मिला है टू डिस्चार्ज डेट और लायबिलिटी अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, अगर कुछ और साबित नहीं किया गया, मतलब ये जो प्रिजम्पशन है दिस इज रेवोटेबल। मैं कहता हूं लॉ में हर प्रिजम्पशन रेवोटेबल होता है। रेवोटेबल मींस डिबेटेबल, इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। मैं साबित कर सकता हूं साहब मैंने इसकी बेटी की शादी के लिए पैसा दिया था। कह रहे हैं पर्सन इशूइंग द चेक इज एट लिबर्टी टू प्रूव, आप साबित कर सकते हैं। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट तो यही मानेगा आपने चेक दिया लायबिलिटी खत्म करने के लिए। 139 138 पढ़कर आए और लास्ट 140, मेरा चेक बाउंस कर गया। कभी भी ड्रॉर ये नहीं कह सकता, कभी भी ड्रॉर ये नहीं कह सकता अगर चेक बाउंस कर गया तो कि जज साहब मुझे नहीं पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। सर ड्रॉर को डिफेंस तो नहीं मिलेगा कम से कम, ही वॉज नॉट अवेयर। उसको ऐसा लगता ही नहीं था कि चेक बाउंस कर जाएगा। सर आपके लगने से थोड़ी होता है, खाता आपका, अकाउंट आपका बाउंस करे, गलती आपकी है। कहता है इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस, कि ड्रॉर के पास कोई रीजन ही नहीं था। सर मैंने इशू द चेक, कह रहा मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था कि चेक डिसऑनर होगा, मतलब मुझे लग रहा था चेक क्लियर होगा ही होगा। ड्रॉर को कभी भी ये डिफेंस नहीं मिलेगा सर कि मतलब आसान शब्दों में ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ। अरे भैया आप लायबल हो गए, क्लियर सी बात है, अकाउंट आपका, चेक आपका, यू विल बी लायबल। बात समझ आ रही? बहुत बढ़िया, ये हो गया भैया। चलो क्वेश्चन तो मैं इसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ रिवीजन के सेशंस के अंदर, ठीक है ना, बट मैराथन के अंदर, बट ठीक है एक क्वेश्चन सामने दिख गया तो बता देता हूँ। ड्रॉर ने बोला इन्फॉर्म कर रहा है, पे ही होगा यहाँ पे, नॉट टू प्रेजेंट द चेक, और स्टॉप पेमेंट लगा रहा है। क्या ऑफेंस मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। मैंने बताया आपको स्टॉप पेमेंट और रिक्वेस्टिंग द पे नॉट टू प्रेजेंट द चेक दोनों केस में मानेंगे। चलिए जी ये हो गया डन, कहानी हो गई डन आपकी। ये आगे बढ़ देते हैं फटाफट से। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। देखो जी अगर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आप बात करें तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में अगर आप सामने देखेंगे बच्चा पार्टी, तो हमने बियरर ऑर्डर, एक सेकेंड को कलर चेंज कर देते हैं, बियरर ऑर्डर करना है, इनलैंड फॉरेन करना है, हमने एम्बिगस इंक्वायर्ड करना है। ये आपको नहीं बता रहा है इंस्टीट्यूट, पहले पढ़ना पड़ता है इंटरमीडिएट में, अब ये नहीं पढ़ना है यहाँ डिमांड टाइम, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है, बियरर ऑर्डर यहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ेंगे, इनलैंड फॉरेन पढ़ेंगे, एम्बिगस इंक्वायर्ड पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई इनलैंड फॉरेन, फिर चलेंगे बियरर ऑर्डर पे, फिर चलेंगे एम्बिगस और इंक्वायर्ड में, ठीक है। पहले इनलैंड फॉरेन पढ़ते हैं। देखो जी कब इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड मानेंगे, कब फॉरेन मानेंगे, बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है जो बना इंडिया में है, मैं सिंपल तरीका कहता हूँ, सिंपल है कि इसको ध्यान रखने का। इंडिया में बना है, या तो इंडिया में एक्सेप्ट हुआ है, या इंडिया में पेएबल है। मैं कहता हूँ इनलैंड मानेंगे 1 + 2 + 3 और 1 + 2 और 1 + 3। पहली कंडीशन मैंडेटरी है भाई, इंडिया में बनना जरूरी है हर केस में, या तो इंडिया में पेएबल हो या ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब एक्सेप्ट कहाँ पे होगा, मतलब ड्रॉई कहाँ बैठा हुआ इंडिया में, तो इंडिया में बने, ड्रॉई इंडिया में बैठा है चलेगा, इंडिया में बना है, पेएबल इंडिया में चलेगा, और तीनों इंडिया में तो बढ़िया है। और जैसे मान लो दिल्ली में बना, चेन्नई में एक्सेप्ट हुआ, मुंबई में पेएबल है, तब भी इंलैंड है। दिल्ली में बना, न्यूयॉर्क में एक्सेप्ट हुआ, चेन्नई में पेएबल है, तब भी इंलैंड है। इन दोनों में से ना 2 और 3 में से कोई भी कंडीशन पूरी होगी तो चलेगा। मतलब इंडिया में एक्सेप्ट हो तब भी चलेगा, और एक्सेप्ट बाहर हो रहा है इंडिया में पेएबल है तब भी चलेगा। 2 और 3 में से ऑब्लिक है, कोई भी एक हो जाए, दोनों हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन स्किप नहीं कर सकते, फर्स्ट कंडीशन होनी है। कैलिफोर्निया में बना है,
एक्सेप्ट दिल्ली में हुआ, पेबल मुंबई में, तो भैया फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया में बनना जरूरी है, बात ध्यान रखिए। इंडिया में बनेगा एक्सेप्ट यहाँ हो या पेबल वहाँ हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो। अब मैं आपसे फटाफट से पूछता हूँ, बताओ मुझे, ठीक है। बिल बना है दिल्ली में, मुंबई में एक्सेप्ट हो रहा है, पेबल कोलकाता में। बना दिल्ली में, एक्सेप्ट मुंबई में, कोलकाता इनलैंड है। बना है दिल्ली में, मर्चेंट है शिकागो में, एक्सेप्ट हो रहा है शिकागो में, पेबल पेरिस में। लो भैया, बाहर एक्सेप्ट भी हो, बाहर पेबल भी है, तो ये तो हो गया फॉरेन। बना दिल्ली में है, मर्चेंट है मुंबई में और पेबल लंदन में, तो एक्सेप्ट हो रहा है ना, एक्सेप्ट हो रहा है तो चलेगा। दो कंडीशन, 1+2 पूरा हो गया, इनलैंड। बना कोलंबो में, कोलंबो में बना यार, तो कोलंबो श्रीलंका में, बना ही बाहर है, बना ही बाहर है तो फॉरेन हो जाएगा। प्राग में बना है, मुंबई में एक्सेप्ट हो रहा है, ज़ुरिक में पेबल है। अब प्राग में बना, अगर प्राग में ही बना है, प्राग चेक रिपब्लिक बाहर है, तो हो गया फॉरेन। बना बाहर तो फॉरेन हो गया। दिल्ली में बना है, एक्सेप्ट लंदन में हुआ है, पेबल कोलकाता में, 1+3 इनलैंड। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। कहता है जी इंडिया में बना है, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये लिखा हुआ है, या तो ये कॉम्बिनेशन बन जाए, ये कॉम्बिनेशन, और देख लो दोनों में से कोई भी हो तो चलेगा, ठीक है। एग्जाम में है तो ये लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, फॉरेन के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है जो अदर देन इनलैंड है, एग्जाम में है तो इतना ही लिखना है। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन दिया कि अगर बना ही बाहर है तो फॉरेन है, और बना तो इंडिया में है लेकिन एक्सेप्ट भी बाहर हुआ और पेबल भी बाहर है, तो फिर दोनों कंडीशन फेल हो गई तो भी फॉरेन मानेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया भैया लोकेशन के बेसिस पे। अब आते हैं ज़रा ट्रांसफ़र के बेसिस पे। ट्रांसफ़र पे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक होता है बियरर, एक होता है ऑर्डर। अब बात करते हैं ज़रा एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल है तभी समझ में आएगा आपको। देखो जी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, 5 मिनट यहाँ पे। ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, ठीक है, लिखा हुआ है पेबल टू बी और हिज ऑर्डर, लिखा हुआ है। या तो पैसे बी को मिलेंगे या बी के कहने पर किसी और को, ये इंस्ट्रूमेंट अभी कहलाएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। या तो बी को मिलेंगे या बी के कहने पर किसी और को, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बी ने आगे क्या किया भाई, बी ने आगे ट्रांसफर कर दिया सी को, और बी ने लिखा ट्रांसफर टू सी और हिज ऑर्डर, ठीक। ये कर दिए बी ने अपने साइन। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब इंस्ट्रूमेंट आप ट्रांसफर करते हैं ना, तो आपने जैसे नॉर्मली सुना होगा इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब नहीं होता, ट्रांसफर करने का मतलब होता है निगोशिएशन। इट इज निगोशिएशन। इस एक्ट में ट्रांसफर मतलब निगोशिएशन। अच्छा कौन ट्रांसफर कर रहा है, बी ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, सी को। अब ट्रांसफर कैसे कर रहा है भैया, एक तो अपने साइन कर रहा है, बेसिकली साइन करना इज इंडोर्समेंट, साइन करना इज इंडोर्समेंट। अच्छा साइन करके क्या बी अपनी पॉकेट में रख लेगा इंस्ट्रूमेंट, नहीं, साइन करेगा प्लस साथ में करेगा डिलीवरी, साइन करेगा प्लस साथ में करेगा डिलीवरी। इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, ठीक। तो साइन करना है इंडोर्समेंट और साइन करके ट्रांसफर कर दोगे ये डिलीवरी है, ठीक है। अब बात समझिएगा जरा ध्यान से। तो सी ने ट्रांसफर किया डी को, लेकिन लिख दिया ब्लैंक। अब जैसे ब्लैंक लिख दिया तो डी के पास क्या रहे, डी या तो अपना नाम भर के पैसे ले सकता है या ई को दे सकता है। अब ई को दे दे तो ई अपना नेम फिल करके पैसे लेगा। तो अगर मान लो ई ने एफ को दे दिया तो एफ अपना नाम भरेगा पैसे लेगा, जिसको भी आप दोगे वो अपना नाम भर के पैसे ले सकता है। जैसे ही आप ब्लैंक कर देते हो ना इंडोर्समेंट, तो बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी तक क्या था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अब वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। जैसे ही आपने ब्लैंक कर दिया ये इंस्ट्रूमेंट अब बन जाएगा बेटा बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्या बन जाएगा अब ये, बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ऑर्डर में ऐसे बी को मिलेंगे या बी के कहने पर किसी और को, लेकिन बियरर में डी को मिला, डी नाम भरेगा पैसे लेगा। एक बार बताओ, डी ने अगर ई को देना होगा तो
तो क्या डी अपने साइन करेगा? अरे जब डी खुद ही पार्टी नहीं है, डी कौन सा साइन करेगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है निगोशिएट करने के लिए, यू हैव टू डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट। बियरर को ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू इंडोर्स प्लस डिलीवर, मतलब साइन प्लस डिलीवरी। बट बियरर को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ डिलीवरी करनी पड़ती है और कुछ नहीं, सिर्फ डिलीवरी और कुछ नहीं करना आपको, ओनली डिलीवरी। सर इंस्ट्रूमेंट को बियरर कब मानते हैं? एक तो ब्लैंक एंडोर्समेंट में, तब बियरर बन गया, और दूसरा जब खुद इंस्ट्रूमेंट में लिखा हो पेबल टू बियरर, तो पेबल टू बियरर मानेंगे। अब कोई भी चेक आप देखिएगा अगली बार, कोई भी चेक ध्यान से, तो चेक में हमेशा लिखा होता है और बियरर। तो बहुत लोग को देखना जिनको पता है इसका मतलब, वो क्या करते हैं, ये वर्ड काट देते हैं। मतलब नहीं काटा तो बियरर है, और काट दिया तो बियरर है नहीं। तो दो केस में इंस्ट्रूमेंट को बियरर मानेंगे, जब लिखा हो बियरर तब बियरर है, और दूसरी बात इन द केस ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट। दो केस में मानेंगे बियरर बेटा। और बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा? बाय मियर डिलीवरी, बाय मियर मतलब ओनली डिलीवरी। और ऑर्डर कैसे ट्रांसफर होगा? बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, अब एक बात देखना जरा ध्यान से। पहली बात, इंस्ट्रूमेंट को बियरर कब मानेंगे? दो केस में, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जब खुद ही लिखा है पेबल टू बियरर तो मानेंगे पेबल टू बियरर है। दूसरा कब मानेंगे पेबल टू बियरर? दूसरा मानेंगे जब आपने इंडोर्समेंट ही ब्लैंक किया हो। दोनों केस में क्या मानेंगे? बियरर। ठीक। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियरर? बियरर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हैविंग द लॉफुल पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कभी आप करेंसी नोट देखिए, करेंसी नोट में लिखा होता है ना बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। ये है बियरर, मतलब मेरे पास नोट है, मैं बियरर हूँ। लेकिन करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो बात अलग है। बट हाँ, जिसके पास लॉफुल पोजीशन होगी वो बियरर होगा। तो बियरर में पैसे मिलेंगे बियरर को। अगर डी के पास है, डी बियरर है, नाम भरेगा पैसे लेगा। ई के पास इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया, ई भरेगा, नाम भरेगा, पैसा लेगा। अच्छा, ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में पैसा मिलेगा पर्टिकुलर पर्सन को, या तो उसके कहने पर किसी और को, या तो पैसा बी को मिलेगा या बी के कहने पर सी को मिलेगा। पर्टिकुलर पर्सन या उसके कहने पर किसी और को। और यहाँ किसको मिलेगा भैया? यहाँ मिलेगा, ध्यान रखना, बियरर को पैसा। ठीक है, कब मानेंगे बियरर? इंस्ट्रूमेंट बियरर कब है? जब लिखा होगा तब, और दूसरा ब्लैंक एंडोर्समेंट में। अच्छा, एक बात बताओ, ट्रांसफर कैसे होगा इंस्ट्रूमेंट, मतलब हाउ इट विल बी निगोशिएटेड? बड़ी सिंपल सी बात है जी। निगोशिएट का मतलब होता है ट्रांसफर करना इंस्ट्रूमेंट को। ठीक। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, और बियरर ट्रांसफर होगा सिर्फ डिलीवरी। अभी पूरा पढ़ा के समझा के लाया मैं आपको। ऑर्डर में इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट मीन साइन करना, साइन करना इज इंडोर्समेंट। तो ऑर्डर में साइन प्लस डिलीवरी, और यहां पे सिर्फ डिलीवरी। ठीक है, अब 2 मिनट बात कर लेते हैं डिलीवरी की, फिर आगे चलेंगे। देखो जी बच्चे, जहां तक डिलीवरी की बात है, डिलीवरी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, डिलीवरी में 1-2 बातें हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, ये डिलीवरी का पूरा कंटेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी और ये सब मैं आपको सिंपल सा अपने हैंड रिटन नोट से बताता हूँ, क्रक्सेस का डिलीवरी का। ठीक है, देखो डिलीवरी का मतलब क्या है, ताकि आप पोजीशन ट्रांसफर कर सको इंस्ट्रूमेंट की वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी मतलब 2 तरीके से होती है भाई, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आपको डिलीवरी हो गई। अगर आपको ही दिया है, इंडोर्सी को ही, तो एक्चुअल डिलीवरी मानेंगे। लेकिन आपके यहां काम कर रहे छोटू को दिया है, एजेंट को, सर्वेंट को, क्लर्क के, तो फिर कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी मानेंगे। आपको ही दिया है तो एक्चुअल, आप क्या काम कर रहे हैं, क्लर्क, छोटू, सर्वेंट जो भी है, तो दिया है तो फिर कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव। अब एक बात समझिएगा, मैं आपको सिंपल से 2 एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, ए ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी ने इंस्ट्रूमेंट दिया सी को, ठीक, सी ने इंस्ट्रूमेंट दिया डी को, ठीक। सी ने लिख दिया ट्रांसफर टू डी और हिज ऑर्डर, लिख दिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करता उससे पहले सी मर गया, ड्रॉर में रख दिया और सी मर गया। अब आप मुझे बताइए, इसने इंडोर्समेंट तो कर दिया, लेकिन क्या डिलीवरी कर पाया सी? नहीं बेटा, अगर डिलीवरी नहीं कर पाया ना, तो इंस्ट्रूमेंट कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं। एक दिन डी आता है, चौथे में क्रियाक्रम हो गया, डी आया, उसको वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ में पड़ा हुआ मिल गया,
क्या डी ये कह सकता है कि मेरे को ट्रांसफ़र करना मेरा अधिकार है? नहीं सर, यहाँ डिलीवरी हुई ही नहीं है। क्या कभी डिलीवरी कंप्लीट हुई इस इंस्ट्रूमेंट में? नहीं, उसने तो इंडोर्स किया और अपने ड्रॉ में रख दिया, ड्रॉ में रख दिया, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। पॉइंट हो रहा है क्लियर? तो डिलीवरी मतलब है लॉफुल वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी का एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पहले कभी आया करता था एनटीपी आरटीपी में। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। सी ने क्या किया? ठीक, अरे ये नहीं, इसके अलावा एक नोट को, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। बी ने क्या किया? प्रोमिसरी नोट था, ठीक है, प्रोमिसरी नोट को 2 टुकड़ों में बांट दिया, कट कर दिया 2 टुकड़ों में। आधा टुकड़ा सी को दिया और आधा अपने पास रख लिया, बोला 3 महीने बाद पैसे दूंगा, वापस आना तब। आप मुझे बताइए, प्रोमिसरी नोट कट करके आधा उसको दे रहा, आधा अपने पास रख रहा, क्या डिलीवरी वैलिड है? नहीं। तो क्या सी के पास राइट आएगा? नहीं भाई। डिलीवरी मतलब है सही तरीके से साफ सुथरा दे दो आप उठा के इंस्ट्रूमेंट, ताकि उसके पास कहीं ना कहीं अधिकार चले जाए। डिलीवरी, ठीक। एक बात और ध्यान रखिए, डिलीवरी कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी। तो अनकंडीशनल कैसे, कंडीशनल कैसे, ध्यान रखिए। बी जब डिलीवरी कर रहा था ना सी के पास, तो बी ने कंडीशन लगा दी कि बेटा पैसे तभी दूंगा जब ए मर जाएगा। पढ़ा था ना, सर्टेन कंडीशन। तो कंडीशन लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशन लगाइए, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। यू कैन पुट एनी कंडीशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ने तो कंडीशन नहीं लगाई, ए ने तो कंडीशन नहीं लगाई, तो अनकंडीशनल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीनिंग, टाइप्स, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी में इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है, कंडीशनल, अनकंडीशनल, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये घूम फिर कर इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया, मान लो किसी एचडीसी के पास, पढ़ा ना एचडीसी, होल्डर एंड ड्यू कोर्स, तो भले ही कंडीशन पूरी नहीं हुई होगी, बट एचडीसी तब भी पैसे मांग सकता है किसी भी पिछली पार्टी से। भले ही ए नहीं मरा होगा, तब भी एचडीसी कैन क्लेम द मनी फ्रॉम बी। एचडीसी है सर, सुपर राइट्स उसके पास। तो इवन इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, एचडीसी कैन क्लेम द मनी, बट यू कैन इम्पोज एनी कंडीशन, में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी में लास्ट पॉइंट नंबर 4, लास्ट सुनना, इसका एग्जाम्पल सुनना। ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी ने इंस्ट्रूमेंट दिया सी को, सी ने डी को। सी ने लिख दिया ट्रांसफर टू डी और हिज ऑर्डर, साइन भी कर दिया, मतलब इंडोर्समेंट भी हो गया, लेकिन डिलीवरी से पहले मर गया सी। सर आप बोलोगे तो सेम एग्जाम्पल है, पूरी बात सुनो। डिलीवरी से पहले सी मर गया, क्या सी का एलआर डिलीवरी दे सकता है क्या? कि भाई साइन तो पापा ने कर ही दिया था, मैं डिलीवरी दे देता हूं। एलआर आपका एजेंट नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपने इंडोर्समेंट कर दिया है तो आपका एलआर डिलीवरी नहीं दे सकता। मेरी बात ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट अगर आपने इंडोर्स किया है बेटा, साइन वाइन कर दिया और आप मर गए डिलीवरी से पहले, तो एलआर आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता। रीजन बीइंग एलआर इज नॉट द एजेंट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, वो एलआर है, एजेंट नहीं है, इसलिए वो डिलीवरी कंप्लीट नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ से किसी केस स्टडी की उम्मीद कर सकते हैं आप पॉइंट नंबर 4 से, ठीक है। तो ये हो गया भैया डिलीवरी भी डन, ठीक है। एक पॉइंट मेरे को आपको और बताना है, वो शुरुआत में मैंने आपको बताया नहीं था, वो अब आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको प्रोमिसरी नोट पढ़ा रहा था और बिल ऑफ एक्सचेंज, तब मैंने आपसे कहा था कि आने वाले टाइम में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी, अब वो सही समय आ गया इसको बताने का। कहा था ना कि ये क्या है, आपको पता है प्रोमिसरी नोट बियरर अलाउड ही नहीं है किसी को, सिर्फ आरबीआई सीजी बना सकती है, हम लोग नहीं बना सकते। अगर हम लोग को प्रोमिसरी नोट बनाने को दे दिया बियरर, तो हम पता क्या करेंगे, 1 करोड़ का बनाएंगे प्रोमिसरी नोट, मैं आपको दूंगा, आप किसी और को देंगे, आप किसी और को देंगे, 10-10 लाख के प्रोमिसरी नोट बनेंगे। तो करेंसी नोट की वैल्यू क्या रहेगी फिर तो सारे मार्केट में प्रोमिसरी नोट रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब करेंसी नोट रिप्लेस हो जाएंगे और प्रोमिसरी नोट आ जाएंगे। आप दिमाग लगाओ भाई, सरकार तो बल्कि 500 का नोट रख रही है, उससे ऊपर तो सारे नोट खत्म कर दिए। अगर आपने प्रोमिसरी नोट बियरर बना दिया, तो बियरर प्रोमिसरी नोट क्या होगा कि पीएन मैंने आपको दिया प्रोमिसरी नोट, आपने किसी और को दिया, किसी और घूमता रहेगा, वो तो करेंसी नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार क्लियर कट कहती है कि हर कोई प्रोमिसरी नोट, ध्यान रखना, नहीं बना सकता पेबल टू बियरर, सिर्फ सीजी या आरबीआई ही बना पाएगी पेबल टू बियरर। बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर हो सकता है, चेक बियरर हो सकता है, प्रोमिसरी नोट में बार बार कह रहा हूं नहीं होगा बियरर, लिखा हुआ है। सेक्शन 31 कहता है आरबीआई एक्ट का, नो पर्सन अदर देन आरबीआई और सीजी कैन ड्रॉ एक्सेप्ट मेक और इशू एनी, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, हंडी, प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ये ऑन डिमांड है, पेबल भाई ये कॉम्बो बियरर प्लस डिमांड, ये तीनों अलाउड नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बियरर की बात करूं तो कह रहा है नो वन कैन मेक और इशू प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर, मतलब सिर्फ ध्यान रखना नोट जो अगर आप बोले पेबल टू बियरर अलाउड नहीं है, और अगर आप बोलेंगे बियरर प्लस डिमांड दोनों तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अलाउड नहीं है। लेकिन सिंपल बियरर प्रोमिसरी नोट अलाउड नहीं है। प्रोमिसरी नोट ओरिजिनली कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर, नहीं अलाउड है सर, ठीक। तो जब भी आप देखना बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक नोट में एक फ़र्क दिखेगा। नोट में क्या दिखता है जब नोट की मीनिंग पढ़ते हैं आप, नोट में लिखा होता है पैसे पर्टिकुलर पर्सन को मिलेंगे और उसके कहने पर किसी और को, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब क्लैरिटी मिल रही है, पैसे बी को मिलेंगे या बी के कहने पर सी को, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जैसे आप बिल पढ़ते हो, बिल में क्या लिखा होता है, पैसे बी को मिलेंगे या बी के कहने पर सी को, या तो पैसे मिल सकते हैं बियरर को भी, इन द केस ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट। भाई ऑर्डर के केस में पैसे बी को मिलेंगे या बी के कहने पर सी का, और बियरर में बियरर को मिलेंगे। लेकिन नोट में इसका जिक्र नहीं आता, कभी भी देखना नोट में बियरर पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि बियरर वाला प्रोमिसरी नोट बना ही नहीं सकते आप इंडिया में, सिर्फ दो लोग बना सकते हैं, सीजी और आरबीआई। बात आ रही समझ? चलिए जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब क्या बचा है बच्चों? अब बचा है दो तरह के इंस्ट्रूमेंट, और छोटी छोटी दो बातें और बची हुई हैं। पहले ये पढ़ते हैं एम्बिगियस और इनक्वायट, ये क्या बोलता है सर। पहले बात करते हैं एम्बिगियस की, फिर बात करते हैं इनक्वायट की। देखो ये एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट पता है क्या होता है? जहां क्लैरिटी नहीं है, मतलब एम्बिगियस का मतलब ही क्या है? कंफ्यूजिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी, वेग। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये ड्रॉई जो है ये माइनर है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कि माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, बात तो ठीक है। तो माइनर ना पेई वेई सब बन सकता है, ड्रॉ नहीं बन सकता है, लेकिन माइनर कभी ड्रॉई नहीं बन सकता, क्योंकि ड्रॉई की लायबिलिटी प्राइमरी है, और माइनर कभी ड्रॉई होता ही, मतलब माइनर का भी लायबल होता ही नहीं। जब माइनर लायबल होता ही नहीं तो माइनर ड्रॉई कैसे बनेगा आप बताओ? तो माइनर हर पार्टी बन सकता है, ड्रॉई नहीं बन सकता। मान लो ये माइनर है, इसे नहीं पता कि ये माइनर है, नहीं पता सर, तो बेचारा इंस्ट्रूमेंट में तीन पार्टी मानेगा, एक ड्रॉर को, एक इसको, एक अपने आप को। और तीन पार्टी कहाँ होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन अगर इसे पता है कि ये माइनर है, तो ये भी पता होगा कि माइनर कैन नॉट एक्सेप्ट द बिल, तो फिर दो ही पार्टी मानेगा, एक इसको एक अपने आप को। दो पार्टी कहाँ होती है? नोट में। तो आप बोलोगे पढ़ के नहीं पता लगा सकता नोट है या बिल? अरे भाई कंफ्यूजिंग बनाना, मैं खुद कह रहा हूँ, फॉल्टी ड्राफ्टिंग हुई है। और आप नोट और बिल का स्पेसिमेन देखें कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों देखने में कैसे लगता है, बात तो ठीक है। अब साहब पहला केस है माइनर, दूसरा केस है फिक्टिटियस। अब फिक्टिटियस मतलब होता है फेक आदमी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर पेई को पता नहीं ये फेक है, पता ही नहीं, तीन पार्टी मानेगा, एक इसको, एक अपने आप को, इंस्ट्रूमेंट को बिल मानेगा। लेकिन इसे पता है ये फेक है, मतलब ड्रॉ इज अ फेक, फिक्टिटियस पर्सन, फिक्टिटियस, दो ही पार्टी मानेगा, इसको एक अपने आप को, तो नोट। कहीं ना कहीं जैसे मान लो ये एजेंट है, किसका एजेंट भी है? ड्रॉर का एजेंट है। तो हमने लॉ में पढ़ा है या एजेंसी के अंदर कि प्रिंसिपल एजेंट आर सेम पर्सन, लॉ के अंदर सेम। अगर आपको नहीं पता ये एजेंट है तो अब इसको अलग पार्टी मानोगे, इसको अलग मानोगे, अपने आप को अलग मानोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर आपको पता है ये दोनों ये एजेंट है, तो ये भी पता होगा लॉ के अंदर प्रिंसिपल एजेंट सेम होते हैं, तो फिर एक पार्टी ये हो गई, एक पार्टी आप हो गए। इन तीनों केसेस में ना कंफ्यूजन है भाई। पेई इंस्ट्रूमेंट को नोट भी मान सकता है, बिल भी मान सकता है। जहां कंफ्यूजन है मालिक, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस
1 मिनट देना बस। ला 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 ला। कहता है भाई जहां ना इंस्ट्रूमेंट बना ही फॉल्टी है, फॉल्टी ड्राफ्टिंग। जहां इंस्ट्रूमेंट को नोट भी मान सकते हैं, बिल भी मान सकते हैं, होल्डर के पास ऑप्शन है वो दोनों में से कुछ भी मान सकता है। हाँ, होल्डर ने जो मान लिया फिर आगे आने वाली पार्टी वही मानेगी, फिर हर किसी को ऑप्शन नहीं मिलेगा। हेंस फोर्थ बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, मतलब एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली आफ्टरवर्ड्स। एक बार जो होल्डर ने मान लिया वो मान लिया। वही एग्जाम्पल माइनर वाला और वही सब। ठीक, अब आते हैं भैया इंक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट में। इंक्वायर्ड क्या होता है सर? देखो, इंक्वायर्ड का सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। ये इंक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये है एस, ये है आर। इसने इसे गुड्स बेचे 30,000 के, अभी तक बेचता रहता है हर महीने 5-10 हज़ार के गुड्स बेचता रहता है हर महीने, ठीक है। रिटेलर से बोला यार पैसे दे दे या कुछ इंस्ट्रूमेंट बना के दे दे। रिटेलर ने कहा यार 30 का माल ले चुका हूँ, 15-20 का माल और लूंगा तेरे से। एक काम करते हैं, रिटेलर ने कहा मैं ना तेरे को एक इंस्ट्रूमेंट बना के देता हूँ जिसमें मैं तेरा नाम भी नहीं भर रहा हूँ और तेरा अमाउंट भी नहीं भर रहा हूँ, लेकिन नीचे लिख रहा हूँ मैक्सिमम 50,000। स्टैम्प के पास लिख रहा हूँ मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000। ना तेरा नाम भर रहा हूँ ना तो अमाउंट भर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट दे दिया आपने। ये इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं ब्लैंक है भाई, नाम भी नहीं भरा, अमाउंट भी नहीं भरा तो फुली ब्लैंक हो गया। नाम भर दिया, अमाउंट नहीं भरा तो पार्शली ब्लैंक हो गया। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो ब्लैंक है सर, जहां आपने नाम नहीं भरा, जहां आपने अमाउंट नहीं भरा, बस नीचे स्टैम्प लगाते ना, पोस्टल स्टैम्प, वहां लिख दिया मैक्सिमम 50,000। तो अमाउंट आपने भरा नहीं, नाम भी नहीं भरा। तो इस ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? दिस ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट। इंक्वायर्ड का मतलब होता है विच इज ब्लैंक, या तो कंप्लीटली या पार्शियली। अब भैया एक बात बताओ, बात अभी खत्म नहीं हुई। एस अभी कितना पैसा रिकवर कर सकता है? अभी भाई मैक्सिमम तो 50, लेकिन एक्स कितना पैसा रिकवर कर सकता है? एक्स रिकवर कर सकता है भैया आज की डेट में 30,000 रुपये। 30 का ही माल बेचा है ना आपने, तो एस रिकवर करेगा ऑथराइज्ड अमाउंट। ऑथराइज्ड अमाउंट कितना है? 30,000। लेकिन अगर एस चला गया, याद करिए पहला एग्जाम्पल, एओ के पास, और कहता है मुझे आईफोन दे दे, मान लो 50,000 रुपये का। मेरी बात समझना ध्यान से। क्या आज की डेट में सप्लायर के पास 50,000 का अधिकार है? आज की डेट में भाई आज 30 का माल बेच के बैठे हो तो 50 का अधिकार आज थोड़ी आ जाएगा। तो 50 को लेकर सप्लायर के पास टाइटल कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। 50 को लेकर, 30 को लेकर तो वैलिड होगा। लेकिन बेटा अगर यही सप्लायर, ध्यान रखिए, एचडीसी को देता है इंस्ट्रूमेंट, तो एचडीसी के पास 50,000 को लेकर वैलिड टाइटल आएगा। पहला एग्जाम्पल वापस आ गया। तो इसके पास तो डिफेक्टिव था, लेकिन अगर एचडीसी को दे दे तो एचडीसी विल एक्वायर अ वैलिड टाइटल। तो एचडीसी पूरा 50 रिकवर कर सकता है। अब आप बोलो एचडीसी का 60 रिकवर कर सकता है, 60 रिकवर नहीं कर पाएगा। नीचे मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। हमेशा कहते हैं कि ये पर्सन रिकवर करेगा ऑथराइज्ड अमाउंट, बट इफ ही ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू द एचडीसी, तो एचडीसी कैन रिकवर मोर देन द ऑथराइज्ड अमाउंट, मोर देन द ऑथराइज्ड अमाउंट, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प्स। More than the authorized amount HDC can recover, but not exceeding the amount covered by the stamp. 30 से ऊपर कर सकता है, लेकिन 50 से ऊपर नहीं। कौन? HDC। बात आ रही समझ? छाप दो, फोड़ दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फटाफट से पढ़ लो उसको, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है किसी भी रिस्पेक्ट में, इनक्वायर्ड है, पर्सन साइन करेगा, स्टैम्प तो है ही, या तो कंप्लीटली ब्लैंक होगा, पार्शियली आपको डिलीवर कर देगा। आप कितना रिकवर कर पाएंगे सर? कि थोड़ा मिसप्रिंट है, ये लाइबिलिटी नहीं राइट होगा। राइट क्या है आपके पास? बेटा राइट है आप रिकवर कर सकते हैं ऑथराइज्ड अमाउंट, लेकिन अगर आपने एचडीसी को दे दिया तो बेटा एचडीसी कैन रिकवर द होल अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प्स। एचडीसी 30 से ऊपर रिकवर करेगा, 50 से ऊपर रिकवर नहीं कर सकता। बात आ रही समझ में? चलो जी, झक्कास हो गया मामला, एकदम झक्कास। तो ये हो गया बच्चा बाड़ी बियरर ऑर्डर इनलैंड फॉर एन एम्बिगस इंक्वायर्ड। अब सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना जिसने आपके नाक
नाक में दम कर रखा है, उसका मैंने हैक निकाला, टेंशन मत लो, उसका मैंने हैक निकाला हुआ है, वो आप टेंशन मत लो। प्रेजेंटमेंट याद है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे प्रेजेंटमेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रेजेंटमेंट कैसे होगा। प्रेजेंटमेंट कि क्या नियम है, बहुत सारे नियम है, बहुत तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक समराइज्ड। पहले बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 61। प्रेजेंटमेंट कब करेंगे? विद इन रीजनेबल टाइम, ऑब्वियसली बात करना पड़ेगा प्रेजेंट। बिजनेस आवर्स, बिजनेस डे। अब ये नहीं कि होली दिवाली में पहुंच गए, रात को 2 बजे पहुंच गए। अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया बिजनेस आवर्स से बिजनेस डे में, पार्टी लायबल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर प्लेस डिसाइडेड है कि भैया लक्ष्मी नगर में आपके ऑफिस में, तो उसी जगह पे तो टाइम डिसाइडेड है, डिसाइडेड टाइम, नहीं डिसाइडेड है बिजनेस आवर्स बिजनेस डे, नहीं तो फिर पार्टी लायबल नहीं है। प्लेस डिसाइडेड है, स्पेसिफाइड प्लेस। 61 बिल की बात करता है, 62 नोट की बात करता है, लेकिन बात सेम करता है, वही स्पेसिफाइड प्लेस स्पेसिफाइड टाइम, बिजनेस आवर्स बिजनेस डे। 63 कहता है बेटा एक्सेप्टेंस देनी है ना ड्रॉई ने, तो ड्रॉई एक्सेप्टेंस कब तक देगा? ड्रॉई देगा 48 आवर्स में, जब बिल ड्रॉ हुआ उसके 48 आवर्स में, बिल्कुल ठीक बात है। 64 कहता है बेटा प्रेजेंट अगर पोस्ट ऑफिस से भेजना है तो कोरियर कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट, सिर्फ एक तरीका अलाउड है। अगर प्रेजेंटमेंट के लिए भेज रहे हो डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड पोस्ट ही अलाउड है, बस रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक। 67 क्या बोलता है? अगर पेमेंट कर रहे हो इंस्टॉलमेंट से तो ध्यान रखिए पेमेंट करते हैं 3rd डे। आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं डेज ऑफ ग्रेस, 3rd डे जब इंस्ट्रूमेंट ड्यू होगा। मैं आज से 3 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो आज बिल बनाया तो आज प्लस 3 महीने प्लस तीसरा दिन, 3 दिन मिलते हैं ग्रेस के। ऊपर ही मैंने आपको बताया अगर स्पेसिफाइड प्लेस है तो आप बोलोगे फ़र्क क्या ऊपर में? ऊपर बेटा ये फ़र्क है, वो प्रेजेंटमेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंटमेंट स्पेसिफाइड प्लेस, ये बात कर रहा है पेमेंट की। तो भैया सॉरी प्रेजेंटमेंट की कि आपको प्रेजेंट करना है स्पेसिफाइड प्लेस में, और प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो ये, हाँ ये मुद्दा है भाई, ये मुद्दा है, ये मुद्दे वाली बात है। प्लेस स्पेसिफाइड है स्पेसिफाइड प्लेस पे, अगर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ड्रॉर की, मेकर इन द केस ऑफ नोट, ड्रॉर इन द केस ऑफ बिल। अगर बिजनेस प्लेस है ही नहीं तो जहां वो रहता है यूजुअल रेसिडेंस, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं या कोई फिक्स रेसिडेंस भी नहीं है तो जहां वो मिल सकता है, बोले कैफे में मिलता है हर शाम, जहां भी मिलता है वहां पकड़ो, ठीक है भाई। तो अगर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां पे यूजुअल रेसिडेंस, मतलब 4-5 घर है तो भैया जहां मिलता है, और कोई घर रहता ही नहीं है ना, वो उसका कोई दुकान कोई एड्रेस है, तो जहां मिल जाए वहां पे, जॉगिंग करते हुए मिल जाए वहां पकड़ लो, ले भैया प्रेजेंट कर दो। अगर ड्रॉर मेकर पे ही मर गए तो किसको देंगे फिर? प्रेजेंट किसके सामने करेंगे? LR। और इंसॉल्वेंट हो गए तो किसके सामने? ऑफिशियल असाइनी। बहुत सिंपल बनाया हूँ मैं आपको, फिर बोल रहा हूँ, जितना प्रेजेंटमेंट में नाक पे दम कर रखा है बच्चों के, ये एकदम हलवा बना रखा है हमने इसको, हलवा। अगर डिले हो गया बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है, ध्यान रखिए, जिसमें होल्डर बेचारे की कोई गलती नहीं है यार, ना कोई मिसकंडक्ट है, ना नेग्लिजेंस है, ना डिफॉल्ट है, बेचारा होल्डर पैरालाइज हो गया, कोमा में चला गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, कोई गलती नहीं है होल्डर की, तो डिले आपको एक्सक्यूज हो जाएगा, ठीक। प्रेजेंटमेंट कब करने की जरूरत नहीं, कब प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है? जब ड्रॉर मेकर जानबूझ के आपको रोक रहा है प्रेजेंटमेंट करने से, तो आप लायबल नहीं हो सकते, मतलब होल्डर की गलती नहीं है, जानबूझ के रोक रहा है प्रेजेंट करने से, तो आप उस केस में गलती आपकी नहीं है। प्रेजेंट करना है प्लेस ऑफ बिजनेस में, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस बंद है, दुकान बंद है, दुकान के टाइम पे बिजनेस आवर्स में और बिजनेस डे में, तो फिर आपकी गलती नहीं है सर, रोका गया तो आपकी गलती नहीं, दुकान बंद है तो आपकी गलती नहीं है। किसी और जगह जब प्रेजेंट करना था, दुकान की जगह मान लो कैफे, उसने कैफे में बुलाया आपको, दुकान में नहीं बुलाया, कैफे में बुलाया, तो ना वो आया ना उसका एजेंट आया, तो उसकी गलती नहीं है। और अगर कोई जगह फिक्स ही नहीं है, तो मैंने कहा वेयर एवर ही कैन बी फाउंड, तो बोले यार वो तो पार्क में बैठा रहता है सुबह शाम तक, पत्ते खेलता रहता है, वहां भी नहीं मिला तो गलती थोड़ी है आपकी। रोक रहा है तो आपकी गलती नहीं है सर। प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस टाइम पे, बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे में क्लोज है, आपकी गलती नहीं है सर। किसी और जगह ना वो आया ना उसका एजेंट आया, और कोई जगह ही डिसाइडेड नहीं है, तो जहां मिल जाए वेयर एवर ही कैन बी फाउंड, बट ही कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर, यू आर नॉट लायबल, ठीक है। ये हो गया भैया प्रेजेंटमेंट। चलिए जी,
अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, नेगोशिएबल के रूल्स ऑफ कंपेंसेशन। ये क्या बोलता है सर? देखो रूल्स ऑफ कंपेंसेशन क्या कहते हैं, मेरे को बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। होल्डर आपसे जितना पैसा उसका बनता है वो तो लेगा ही लेगा। ओहो, अब एक्चुअली क्या है, इंस्टीट्यूट ने ना एक दो गलतियां ऐसी की हैं कि भाई कुछ टॉपिक आप पढ़ा नहीं रहे। पहले इंटर में और भी ज़्यादा टॉपिक्स थे, लेकिन कनेक्टेड पॉइंट्स तो है ही ना उस टॉपिक वाले। लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ओरली पढ़ ही लेंगे। होल्डर को जितना पैसा बनता है वो तो वो लेगा ही लेगा, साथ में जितने एक्सपेंसेस उसके हुए हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो नोटिंग, मतलब नोटरी पब्लिक लिखता है भाई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर है, एक सर्टिफिकेट बना के देता है नोटरी पब्लिक, सर्टिफिकेट को बोलते हैं प्रोटेस्ट। जितना भी खर्चा हुआ वो भी लेगा। तो मतलब होल्डर अमाउंट ड्यू भी लेगा और एक्सपेंसेस भी लेगा। पहली बात, अमाउंट ड्यू प्लस एक्सपेंस, शॉर्ट में बोले तो, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी और जगह रहते हैं जहां इंस्ट्रूमेंट पेएबल है, मान लो पेएबल है न्यूयॉर्क, तो भैया यूएस डॉलर, इंडिया का INR करेंसी रोज चेंज होगी। तो कहता है सर कहीं ना कहीं अगर करेंसी चेंज होती है और घाटा होता है होल्डर को, तो होल्डर वो पैसा भी रिसीव करेगा एट द करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज, आज के हिसाब से एट द करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रखिए, अगर दोनों की जगह अलग अलग है, ठीक। मान लो भाई इंस्ट्रूमेंट ए ने बी को दिया था, बी ने सी को दिया था, सी ने डी को दिया था। अच्छा, सी ने बेचारे ने पेमेंट कर दी, तो कहता है सी जो इंडोर्सर है जिसने पेमेंट की है, कह रहे हैं वो अपना पैसा तो रिकवर करेगा ही करेगा, बी से, ए से, इससे भी रिकवर करना है, साथ में 18% पर एनम पे इंटरेस्ट भी लेगा और एक्सपेंसेस भी लेगा। क्या बात है, मतलब इंडोर्सर अपना पैसा भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा 18% पर एनम और एक्सपेंसेस भी रिकवर करेगा, अमाउंट भी, इंटरेस्ट भी और एक्सपेंस भी। ठीक बात है। चौथी बात, अगर सेम पॉइंट है, अगर इंडोर्सर इंडोर्सी अलग अलग जगह पे रहते हैं तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज वो होल्डर के लिए भी था, इंडोर्सर के लिए भी है। और एक बात ध्यान रखिए, जो पार्टी कंपेंसेशन मांग रही है, जिस पार्टी से मांग रही है, अब मैं होल्डर आपसे मांग रहा है, इंडोर्सर आपसे मांग रहा है, तो भैया वो बना सकता है बिल, ही कैन ड्रॉ बिल, एक सेपरेट बिल पेमेंट के लिए, कि भैया मेरा इतना पैसा मुझे पे कर दो, पैसा प्लस एक्सपेंसेस मुझे पे कर दो, ठीक है। अब पैसा प्लस एक्सपेंसेस पे कर दो, साथ में जो नया बिल बनाएगा उसमें पुराना जो डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसे लगा देना। द बिल मस्ट बी अकम्पनीड बाय द इंस्ट्रूमेंट सो डिसऑनर्ड। और प्रोटेस्ट मतलब नोटरी पब्लिक का सर्टिफिकेट इशू किया हो तो वो लगा दो, ठीक। एक बार रिकैप कर देता हूँ इस वाले पॉइंट को, ठीक है। जितना अमाउंट होल्डर का बनता है वो लेगा, अपने एक्सपेंसेस लेगा। अगर अलग अलग जगह पे रहते हैं तो भैया आज के करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से, अगर इंडोर्सन ने पैसे ले तो इंडोर्सन 3 चीज़ें रिकवर करेगा, अमाउंट, इंटरेस्ट, 18% एक्सपेंस, ठीक है। इंडोर्सर का वो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज वाला आखिरी पॉइंट ध्यान रखिए, अगर बिल डिसऑनर हो गया भाई, ठीक है, आपको पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिले तो नया बिल बनाइए, अपना पैसा मांगिए और साथ में डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट की कॉपी लगा दो और प्रोटेस्ट लगा दो, ठीक है। तो भैया ये हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डन। झमाझम तरीके से अपन ने निपटा दिए हैं चीज़ों को, सारे एक्ट को, ठीक है, डन है जी।